CH1138 क्या स्नो क्वीन आपकी असली माँ है? दक्ष ने अपना सिर हिलाया और व्यंग्यात्मक ढंग से मुस्कुराया। वो बदसूरत या घृणित कैसे हो सकती है? फिर दक्ष ने अपना सिर उसके करीब ले जाकर अपना हाथ बढ़ाया और उसकी ठुड्डी को छुआ। वो हल्के से मुस्कुराया और बोला, तो मुझे बहकाना और फिर मुझे छोड़ देना तुम्हारे लिए कोई समस्या नहीं होगी। हंसिका मुस्कुराई और अपने पतले सफेद हाथों को दक्ष की गर्दन के चारों ओर फैला दिया। वो उसकी सांसों की खुशबू महसूस कर सकता था। वो उसके बहुत करीब थी। 100 दिन बाद मैं अभी भी हंसिका रहूंगी और तुम अभी भी दक्ष रहोगे। उन 100 दिनों के दौरान तुम जब चाहो और जितना चाहो मुझसे प्यार कर सकते हो मेरे प्रिय। हंसिका ने कहा, जिससे दक्ष और भी उत्तेजित हो गया। दक्ष ने अपने हाथ उसकी थोड़ी से हटा लिए और उसने अपने हाथ उससे दूर खींच लिए। उसने फिर उसकी तरफ नहीं देखा। इच्छा की गूढ़ ऊर्जा किसी भी आदमी को आकर्षित कर सकती है और वह उसके प्यार में पड़ने से डरता था। क्या हम बर्फ सम्राट और स्नो क्वीन को देखने नहीं जाना चाहते थे? दक्ष ने चलते हुए पूछा। हंसिका ने उसे गुस्से से देखा और छोटे छोटे प्यारे कदम उठाते हुए उसका पीछा किया। उसने उसे पकड़ लिया और उसका हाथ पकड़ लिया। मेरे प्रिय, तो क्या तुम चाहते हो कि मैं अधीश को अपना कौमार्य दे दूं? हंसिका ने कहा। अधीश? दक्ष फुसफुसाया। दक्ष की आंखों में ठंडी रोशनी चमक उठी। पहली बार जब उसने उसे देखा था तो दक्ष ने उस पर ध्यान नहीं दिया था, लेकिन दूसरी बार जब उसने उसे देखा तो अधीश ने उसे आश्चर्यचकित कर दिया था। तीसरी बार तब था जब अंसारी परिवार आया था और उसने दक्ष को देखते हुए जानलेवा ऊर्जाएं छोड़ी थी। वे दोनों थोड़ी दूर तक चले और एक विशाल बर्फ महल के पास पहुंचे। यह बादलों तक पहुंच गया था और सूरज बर्फ पर चमक रहा था, लेकिन पिघल नहीं रहा था। ऐसा लग रहा था कि यह बर्फ नहीं बल्कि क्रिस्टल से बना था। मुख्य हॉल में कोई गार्ड नहीं था क्योंकि ऐसी जगह पर गार्ड की जरूरत नहीं होती। हंसिका, मेरी छोटी बच्ची, तुम यहाँ हो, किसी ने सौम्य तरीके से कहा, भले ही दक्ष और हंसिका अभी तक नहीं पहुंचे थे। दक्ष और हंसिका मुख्य महल के बीच में पहुंच गए। यह अविश्वसनीय ऊर्जा से भरा हुआ था। बाहर बर्फ थी, लेकिन अंदर सब कुछ सुनहरा था। पत्थर के खंभों पर एक खूबसूरत लड़की की नक्काशी थी। कमरे के आखिरी छोर पर कुछ लोग बैठे थे, वास्तव में कुछ दर्जन। सबसे ज्यादा ध्यान आकर्षित करने वाले लोग सबसे आगे बाईं और दाईं ओर बैठे दो लोग थे। बाईं ओर एक अच्छी कदकाठी वाला मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति बैठा था जो दक्ष को ठंडे अंदाज में देख रहा था। वह व्यक्ति संभवतः बर्फ सम्राट था। दाईं ओर एक महिला थी जो सरल, सुंदर, साफ सुथरी दिख रही थी। उसने बर्फीली पोशाक पहन रखी थी। वह शायद बहुत बूढ़ी थी, लेकिन वह 24 साल की लग रही थी। दक्ष ने आह भरी और खुद को याद दिलाया कि मजबूत होना सुंदर बने रहने का एक अच्छा तरीका है। बहुत से लोग उनके पैरों के पास बैठे थे। बहुत से युवा पुरुष कुलीन और वीर दिख रहे थे। उनकी ऊर्जा अविश्वसनीय थी और उनका रूप रंग बहुत प्रभावशाली था। वे संभवतः सामंती कुलीनों के वंशज थे। उर्जित और अधीश तथा स्वर्गीय स्तर के शीर्ष पर स्थित अन्य शक्तिशाली योद्धा, साथ ही एक युवक स्नो क्वीन के पैरों के पास बैठे थे। पिताजी, माँ, हंसिका ने दक्ष की बांह पकड़ते हुए कहा और उनके सामने झुक गई। दक्ष ने भी उनके सामने झुकते हुए कहा, श्रीमान महोदया, मेरी बेटी तो और भी सुंदर है। स्नो क्वीन ने कहा और उठकर हंसिका के पास गई। उसने उसके चेहरे को छुआ, लेकिन दक्ष को यह अजीब लगा क्योंकि वे माँ और बेटी नहीं बल्कि बहनें लग रही थी। स्नो क्वीन ने पलटकर दक्ष को देखा। वह हल्की सी मुस्कुराए और बोली, यह मेरी बेटी का सुंदर छोटा प्रेमी है। दक्ष अवाक रह गया। छोटा प्रेमी? ठीक है, आओ और बैठो, स्नो क्वीन ने कहा। स्नो क्वीन ने हंसिका को खींच लिया और हंसिका ने दक्ष को भी अपने साथ बैठने के लिए खींच लिया। हंसिका। इसी समय बर्फ सम्राट ने हंसिका को देखते हुए कहा, पिताजी, हंसिका ने ठंडे अंदाज में कहा, साम्राज्य में लाखों पुरुष हैं और मेरे बहुत सारे बेटे हैं जो सभी असाधारण हैं। अगर आपको उनमें से कोई पसंद आता है तो मैं उनसे शादी करने में आपकी मदद कर सकता हूँ। आपने इस बेतरतीब आदमी को क्यों चुना? बर्फ सम्राट ने पूछा। दक्ष को अब समझ आ गया था कि वे लोग हंसिका के माता पिता नहीं थे, भले ही वह उन्हें अपने माता पिता कहती थी। ऐसा लगता है कि यहाँ और विंध्याचल प्रांत में शक्ति संतुलन पूरी तरह से अलग है। भले ही सम्राट यहाँ सबसे सम्मानित लोग हैं और भले ही एक साम्राज्य में दो सम्राट हो, लेकिन दो सम्राटों का आकाश नगर में जितने करीब होना असंभव लगता है। दक्ष ने सोचा। जैसा कि हंसिका ने कहा था, बर्फ सम्राट नहीं चाहता था कि हंसिका वंश को शुद्ध रखने के लिए मंदिर में जाए, जबकि स्नो क्वीन चाहती थी कि वह अपनी पवित्रता खो दे, लेकिन अपने किसी एक के साथ। आप बहुत ज्यादा सोच रहे हैं पिताजी, मैं एक अनजान आदमी को कैसे ला सकती हूँ? हंसिका ने दक्ष के खिलाफ झुकते हुए और एक सौम्य तरीके से मुस्कुराते हुए कहा। अधीश गुस्से में दिख रहा था। उसने हंसिका को कभी इस तरह से व्यवहार करते नहीं देखा था। वो वास्तव में प्यार में थी। हंसिका ने कहा, अगर आपको किसी बात पर संदेह है तो मैं मंदिर जाने से पहले ये साबित कर सकती हूँ कि मैं सही हूँ। सभी समझ गए कि वो किस तरह के सबूत की बात कर रही थी। बर्फ सम्राट ने सिर हिलाया और कहा, चूंकि आपने पहले ही निर्णय ले लिया है, इसलिए मैं और कुछ नहीं कहूंगा।
मुझे बस यही लगता है कि यह अफसोस की बात है कि मेरे इतने सारे बेटे हैं और आपको उनमें से किसी एक में भी दिलचस्पी नहीं है। ये सच नहीं है, मुझे बस डर है कि मैं उनके लिए पर्याप्त नहीं हूँ। वे सभी बहुत उत्कृष्ट हैं। हासिका ने विनम्रता से कहा। वो बर्फ सम्राट के बेटों में से किसी एक को नहीं चुन सकती थी, अन्यथा वो अब अपने जीवन पर नियंत्रण नहीं रख पाएगी। दक्ष के बिना उसे अधीश को चुनना पड़ता। मुझे लगता है कि तुम अपना भविष्य बर्बाद कर रही हो, किसी और ने ठंडे अंदाज में कहा। यह एक युवा व्यक्ति था जिसने शाही पोशाक पहन रखी थी। वो लंबा था और कुलीन दिख रहा था। उसने हसिका को देखा और कहा, तुम्हें समझना चाहिए कि हम तुम्हारी रक्षा करना चाहते हैं क्योंकि हम एक ही परिवार का हिस्सा है। इसके बजाय तुम एक अनजान आदमी को लेकर आए, जिसका मतलब है कि तुम्हें हमारी परवाह नहीं है। मैं आपकी दयालुता की सराहना करती हूँ, हसिका ने दक्ष की ओर सौम्यता से देखते हुए कहा। चूंकि यह ऐसा ही है, इसलिए मेरे पास कहने के लिए और कुछ नहीं है, उस युवक ने कहा। फिर उसने स्नो क्वीन की ओर देखा और कहा, माँ, आप क्या सोचती हैं? स्नो साम्राज्य में साधना सम्राट सबसे सम्मानित व्यक्ति था और देश का शासक था। स्नो क्वीन और सम्राट किसी भी तरह से एक जोड़ा नहीं थे, लेकिन साम्राज्य में वे सबसे सम्मानित लोग थे, इसलिए हर कोई उन्हें माँ और पिता कहता था। प्राचीन काल से यही परंपरा रही है। अगर वो खुश है तो मुझे खुशी है, बेशक अगर वो बेहतर निर्णय ले सकती है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। स्नो क्वीन ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने पहले ही फैसला कर लिया है, मैं अपना मन भी नहीं बदलूंगी, माँ। हसिका ने मुस्कुराते हुए कहा, चीजें बदल सकती हैं, इतना निश्चित मत होइए। युवक ने उदासीनता से कहा। उसने कुछ भी छिपाने की कोशिश नहीं की। मेरे प्रेमी का स्वभाव बहुत खराब है, अगर तुम उसे गुस्सा दिलाओ तो मुझे दोष मत देना कि मैंने तुम्हें चेतावनी नहीं दी। हसिका ने कहा। दक्ष वहां बैठा था, अपनी काली आंखों से किसी राक्षस की तरह देख रहा था। स्थिति उसकी अपेक्षा से कहीं ज्यादा खराब थी। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि कुछ लोग उसे शून्य क्षेत्र में मारना चाहते थे। स्थिति पहले से ही इस तरह से खुले में काफी खराब थी, इसलिए पर्दे के पीछे यह शायद काफी डरावना था। जिन लोगों ने शून्य क्षेत्र में हसिका को मारने की कोशिश की थी, उन्हें संभवतः उन लोगों में से किसी ने भेजा था जो उनके सामने थे। मुझे उम्मीद है कि उसका स्वभाव खराब है, युवक ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा। पिताजी, माँ, मैं जा रहा हूँ, युवक ने खड़े होकर कहा। उसने बर्फ के सम्राट और स्नो क्वीन के सामने सिर झुकाया और हसिका की ओर देखते हुए कहा, आप जब चाहें मेरे महल में आ सकती है। फिर वह मुस्कुराया और धीरे से चला गया। उसका स्वभाव बहुत खराब है, ये तो आप भी देख सकती हैं। मुझे उम्मीद है कि आप इस बारे में थोड़ा और सोच सकती हैं। बर्फ सम्राट ने कहा। ऐसा लग रहा था जैसे कोई पिता अपनी बेटी को सलाह दे रहा हो। मैं इसे याद रखूंगी, हसिका ने खड़े होने से पहले कहा। फिर उसने कहा, पिताजी, माँ, अगर कोई जरूरी काम नहीं है तो मैं जा रही हूँ। ठीक है, तुम जाकर साधना का अभ्यास कर सकती हो। मंदिर के खुलने से पहले तुम्हें और भी मजबूत बनना होगा। स्नो क्वीन ने मुस्कुराते हुए कहा। धन्यवाद, माँ, हंसिका ने झुककर कहा। फिर दक्ष को महल से बाहर ले आई। दक्ष और हंसिका दूसरे महल में पहुंचे और कुछ महिलाएं भी वहां पहुंची। उनकी त्वचा बर्फ की तरह सफेद थी, वे सुंदर दिख रहे थे और उनकी ऊर्जा असाधारण थी। हंसिका, तुम वापस आ गई। मैंने सुना है कि आप विंध्याचल प्रांति थी, क्या वहां बहुत अच्छा है? उन महिलाओं ने कहा। वे सभी सौम्य और मैत्रीपूर्ण तरीके से मुस्कुराए। ये ठीक है, हंसिका ने शांति से उत्तर दिया। क्या वह तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? वह बिल्कुल भी खास नहीं दिखता। तुम्हें अपने से भी ज्यादा शानदार बॉयफ्रेंड ढूंढ लेना चाहिए था। वह सही कह रही है, क्या तुम्हें बाकी वंश की परवाह नहीं है? क्या तुम्हें अपनी बहनों की परवाह नहीं है? लड़कियां सभी बातें कर रही थी और हंसिका का मजाक उड़ा रही थी। दक्ष ने भौहें सिकुड़ी, उनके सभी रिश्तेदार अराजक थे। कुछ अफवाहों के अनुसार विंध्याचल में हेवनली डिजायर पैलेस नामक एक अव्यवस्थित जगह है जहां एक पवित्र लड़की रहती है जिसका नाम भी आपके जैसा ही है। यह आप नहीं है ना? किसी ने कहा। ये वह कैसे हो सकती है? वहां की औरतें बद हैं, वे किसी के साथ भी सो जाएंगी। एक और ने हंसते हुए और हंसिका को देखते हुए कहा। चलो चलें, हंसिका ने अचानक दक्ष को ले जाते हुए कहा। लेकिन उन लड़कियों ने हार नहीं मानी। कुछ लड़कियां तो दक्ष के सामने रुक गईं और मुस्कुराने लगीं। बहन, तुम अपने बॉयफ्रेंड से हमारा परिचय क्यों नहीं कराती? उनमें से एक ने कहा। क्या स्नो साम्राज्य में महिलाएं इतनी शोर मचाती हैं? दक्ष ने हंसिका से पूछा। कितना बेशर्म, एक लड़की ने कहा। उसके ऐसा कहने के बाद कमरे में एक भयानक बर्फीली ऊर्जा भर गई। लड़कियों ने तुरंत मुस्कुराना बंद कर दिया और दुश्मनी करने लगी। दूसरी लड़की भी एक तरफ हट गई। दक्ष को पता था कि वे इस पूरे समय उस पर हमला करने के लिए कोई कारण तलाश रहे थे। मैं यहाँ सबसे कमजोर हो सकती हूँ, लेकिन मैं अपनी बहन को तुम्हारे जैसे कचरे के टुकड़े के साथ नहीं रहने दे सकती। भाड़ में जाओ और स्नो साम्राज्य से बाहर निकल जाओ, लड़की ने दक्ष के सामने ठंडे अंदाज में कहा। हंसिका ने उदासीनता से मुस्कुराते हुए दक्ष को लिया।
उसने गर्व से मुस्कुराते हुए टेलीपैथी का उपयोग करते हुए उससे कहा, मेरे प्रिय, तुम जो चाहो करो, और चाहे तुम कुछ भी करो, मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। दक्ष की काली काली आंखें चमक उठी जब उसने अपने सामने खड़ी लड़की को देखा। वह पहले स्वर्गीय स्तर तक पहुंच चुकी थी, लेकिन चूंकि वह सबसे कमजोर थी, इसलिए उसकी गूढ़ ऊर्जाएं शायद पहले से ही तीसरे स्तर पर थी। बूम! दक्ष आगे कूद गया। वह अब एक छोटे से प्रेमी की तरह नहीं, बल्कि एक राक्षस देवता की तरह लग रहा था। दक्ष की काली काली आंखें देखकर लड़कियों को तुरंत ठंड लग गई। वह उनके दृढ़ संकल्प को नष्ट कर रहा था। बैठ जाओ, दक्ष ने आगे बढ़ते हुए कहा। ऐसा लग रहा था जैसे शैतानी ऊर्जाएं भालों में बदल गई हो और लड़की की आंखों में चुभ रही हो। वह तुरंत नीचे गिर गई और उसका चेहरा मौत की तरह पीला पड़ गया। चलो चलें, दक्ष ने शांति से कहा। हंसिका मुस्कुराए और अपनी पतली सफेद बांह दक्ष की बांह पर रख दी। क्या हो रहा है? जमीन पर बैठी लड़की ने पूछा। राक्षस, राक्षसी आंखें। लड़की फुसफुसाई जैसे कि उसे कुछ समझ आ गया हो। दक्ष और हंसिका उसके महल में वापस गए, जहां दक्ष ने पूछा, क्या स्नो क्वीन आपकी असली मां है? आप अनुमान लगा रहे हैं? हंसिका ने मुस्कुराते हुए दक्ष की ओर देखते हुए कहा। सम्राट के इतने सारे बेटे हैं क्योंकि वह जितनी चाहे उतनी औरतें रख सकता है, लेकिन जो लोग स्नो क्वीन को मां कहते हैं, वे उसकी असली बेटियां होनी चाहिए, वे शायद उसका खून साझा करती हैं। अगर आप मुझसे कहें कि हर कोई स्नो क्वीन का बच्चा है, तो मुझे यकीन नहीं होगा। दक्ष ने कहा, वह मेरी असली मां है। हंसिका ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन दक्ष को वह मुस्कान अस्वाभाविक लगी। हंसिका ने दक्ष की गर्दन पर हाथ रखा और कहा, वह दुष्ट है। जब उसने ऐसा कहा तो वह उसकी सांसों की गंध महसूस कर सकता था। मैं तुम्हें ऐसी जगह ले जाऊंगी जिससे मैं नफरत करती हूं। हंसिका ने दक्ष को हवा में ले जाते हुए कहा। दक्ष के दाहिनी ओर एक ऊंची और खड़ी इमारत थी, ये स्नो तीर्थस्थल था। वहां एक विशाल ग्लेशियर भी था। हंसिका ने स्नो तीर्थस्थल को देखा और फिर ग्लेशियर की ओर बढ़ गई। हंसिका उस पर उतरी और दक्ष उसके पीछे चला गया। वे एक बर्फ के कमल के सामने पहुंचे। मेरे प्रिय, क्या तुम मेरे लिए वह फूल ले आओगे? हंसिका ने कहा। दक्ष कमल के पास गया, नीचे झुका, उसे उठाया और हंसिका को दे दिया। क्या हेवनली डिजायर पैलेस से एक महिला संभवतः एक सुंदर और परिष्कृत लड़की की तरह भी व्यवहार कर सकती है? दक्ष ने सोचा। हंसिका ने कमल लिया और मुस्कुराते हुए कहा, स्नो साम्राज्य में कई ग्लेशियर हैं। जब मैं बच्ची थी तो मुझे ग्लेशियरों पर दौड़ना और कमल उठाना पसंद था। मेरे पिता एक साधारण व्यक्ति थे जो मेरी तरफ रहना पसंद करते थे और मेरी रक्षा करते थे। कम से कम तब तक जब तक कि वह दानव मेरी दुनिया में प्रकट नहीं हुई। 1139 तुम भी एक राक्षस हो। हंसिका ने कमल लिया और मुस्कुराते हुए कहा, स्नो साम्राज्य में कई ग्लेशियर हैं। जब मैं बच्ची थी तो मुझे ग्लेशियरों पर दौड़ना और कमल उठाना पसंद था। मेरे पिता एक साधारण व्यक्ति थे जो मेरी तरफ रहना पसंद करते थे और मेरी रक्षा करते थे। कम से कम तब तक जब तक कि वह दानव मेरी दुनिया में प्रकट नहीं हुई। स्नो क्वीन, दक्ष ने पूछा। वास्तव में, स्नो क्वीन, आपने देखा कि वह कितनी सुंदर है। पुरुषों को आकर्षित करना और उनके साथ खेलना उसका शौक है। हंसिका ने मुस्कुराते हुए कहा। उसने आगे कहा, वह एक असली दानव है। कई पुरुष उसके लिए पागल हो जाते हैं, उनमें से कुछ उसके लिए मरने के लिए भी तैयार हैं। मेरे पिता ने उसके लिए 8 साल तक इंतजार किया और वह सिर्फ 8 दिन ही उनके साथ रही, फिर उसने मेरे पिता को आत्महत्या करने के लिए मजबूर कर दिया। क्या आपको नहीं लगता कि यह बुरा है? हंसिका ने शांति से कहा। वे सभी लड़कियां स्नो क्वीन की बेटियां हैं और वे सभी मानती हैं कि स्नो क्वीन के लिए पुरुष केवल उपकरण है। हंसिका ने समझाया। मैं पवित्र शहर के बारे में नहीं जानती, लेकिन 9 द्वीपों के महाद्वीप में, और चाहे वह विंध्याचल हो या असिमंत, महिलाएं शायद ही कभी नेता होती हैं। इसलिए नहीं कि वे कम प्रतिभाशाली हैं, बल्कि इसलिए कि वे कम दृढ़ निश्चयी और कम क्रूर हैं। एक महिला को महारानी बनने के लिए क्रूर होना पड़ता है। स्नो क्वीन उस तरह की महिला है, वह किसी भी चीज या किसी को भी अपने ऊपर, अपनी बेटियों या पुरुषों पर प्रभाव नहीं डालने देगी। उसके पास अदम्य इच्छा शक्ति है। हंसिका ने कहा। यही कारण है कि तुम विंध्याचल प्रांत चली गई और हेवनली डिजायर पैलेस की पवित्र लड़की बन गई। दक्ष ने कहा। उसने आगे कहा, क्या तुम स्नो क्वीन की तरह बनना चाहती हो, पुरुषों को रखना और फिर उन्हें छोड़ देना? नहीं, मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? मैं जिस आदमी से प्यार करती हूँ, उसे कैसे छोड़ सकती हूँ या मार सकती हूँ? हंसिका ने कहा। उसने आगे कहा, मैं सिर्फ एक व्यक्ति को मारना चाहती हूँ, स्नो क्वीन को, लेकिन ये कहना जितना आसान है, करना उतना आसान नहीं है। मेरे प्यार, क्या तुम मेरी मदद करोगे? क्या इसीलिए आप स्नो मंदिर जाना चाहती हैं? दक्ष ने पूछा। वास्तव में, हंसिका ने सिर हिलाते हुए कहा। उसने कहा, स्नो साम्राज्य में एक प्राचीन किंवदंती है कि जब कोई पुरुष किसी महिला के लिए बर्फ का कमल उठाता है तो उसे उसकी रक्षा करनी होती है। मैं तुमसे हमेशा के लिए मेरी रक्षा करने के लिए नहीं कह रही हूँ, केवल इन अगले 100 दिनों के दौरान। क्या तुम मुझसे यह वादा कर सकते हो, मेरे प्यार?
वो धीरे धीरे दक्ष के पास पहुंची और उसने अपनी वासना भरी ऊर्जा को छोड़ दिया, जिससे दक्ष अंदर से धीरे धीरे जलने लगा। तुम भी एक राक्षस हो, दक्ष ने कहा, जब उसने महसूस किया कि उसके शरीर पर वासना की गूढ़ ऊर्जाएं नियंत्रण कर रही है। हासिका आकर्षक और खूबसूरत लग रही थी। वो अपने पैर की उंगलियों पर खड़ी हो गई और अचानक दक्ष को जोश से चूम लिया। वो उसके साथ लिपट गई, प्यार किया। उसका शरीर उसके शरीर से मजबूती से चिपका हुआ था। मैं पहले जैसी नहीं रही, मैं शुद्ध और स्वच्छ हूँ मेरे प्रिय। तुम मेरे पहले आदमी हो, मेरा पहला प्यार हो और तुम आखिरी भी होगे। मैं हमेशा तुम्हारे साथ सबसे अच्छी महिला रहूंगी, उसने धीमे और मोहक लहजे में कहा। दक्ष के कपड़े अचानक फट गए, उनमें से कुछ हिस्से हवा में उड़ गए। हासिका ने भी अपने कपड़े उतार दिए। उसकी सुंदर गोरी त्वचा एकदम सही थी, बिना किसी अशुद्धता के। दक्ष के कपड़े लगातार नीचे गिर रहे थे और हवा के साथ उड़ रहे थे। उसके पास केवल उसका कवच बचा था, लेकिन वो उसकी त्वचा के साथ मिल गया था। मेरे प्रिय, चलो सब कुछ उतार देते हैं, हासिका ने कहा। क्या तुम्हें यकीन है कि तुम्हें इसका पछतावा नहीं होगा? दक्ष ने पूछा। उसकी आंखें धीरे धीरे आग और जुनून से भर गईं। इन अगले 100 दिनों में केवल तुम और मैं ही मायने रखते हैं। उन 100 दिनों के बाद तुम्हें कोई जिम्मेदारी उठाने की जरूरत नहीं होगी। हासिका ने शर्माते हुए कहा, तुम स्नो क्वीन से भी ज्यादा दुष्ट हो। दक्ष ने कहा। वो पागल हो रहा था। उसकी आंखें आग, इच्छा, जुनून से भरी हुई थीं। वो अब खुद को रोक नहीं सका। दक्ष का कवच गायब हो गया, इसलिए अब वे उस बर्फीली दुनिया में पूरी तरह से न थे। उनके नीचे एक बर्फीला कमल दिखाई दिया और उन्हें बाकी दुनिया से छिपा दिया। मेरे प्यार, चलो अपनी कामुक इच्छाओं के आगे झुक जाते हैं, हासिका ने मोहक तरीके से कहा। वो तुरंत उसके खूबसूरत शरीर के आगे झुक गया और उन्होंने लंबे समय तक प्यार किया। प्रेम करते समय वे अपने आसपास की हर चीज भूल गए थे। दक्ष को पहले कभी ऐसा एहसास नहीं हुआ था, यहाँ तक कि तनिषा से प्यार करते समय भी उसे ऐसा कभी महसूस नहीं हुआ था। हासिका को शारीरिक सुखों के बारे में सब कुछ पता था। उसने उसे सब कुछ दिखाया। उस पल दक्ष को अपनी महत्वपूर्ण ऊर्जाओं का संघनन होता हुआ महसूस हुआ। उसे ऐसा लग रहा था कि वह पृथ्वी के साथ मिल रहा है, एकदम सही विलय। उस दुनिया में केवल दक्ष और हासिका ही थे। दक्ष के राक्षसी इरादे, गूढ़ ऊर्जाएं और आत्मा उसके अंदर भड़क रही थी। कामधातु, इच्छा और जुनून के 6 स्वर्ग, शारीरिक सुख कौशल, एक पुरुष और एक महिला के बीच सम्मिलन को परिपूर्ण बनाता है। दक्ष अभाव में डूबते हुए प्यार करने के वास्तविक सुखों की खोज कर रहा था। हालांकि कोमलता में कठोरता थी, कठोरता में कोमलता थी। जब डूबते हैं तो कोई ऊपर उठ सकता है। हासिका दक्ष की मालकिन थी, वह उसका उद्देश्य था, उसे केवल उन सुखों का आनंद लेना था। काफी देर बाद कमल गायब हो गया। दक्ष और हासिका वहीं लेटे हुए थे। दक्ष आसमान की ओर देख रहा था, हासिका उसकी बाहों में थी, उसका सिर उसके कंधों पर था और उसका चेहरा लाल था। दक्ष अचानक उठ खड़ा हुआ और हवा में ऊपर उठा। उसने कहा, मैं साधना का अभ्यास करने वापस जा रहा हूँ। हासिका ने उसकी ओर देखा और सौम्य तरीके से कहा, मेरे प्रिय, तुम भावनाओं को नहीं समझते। फिर उसने अपने कपड़ों की तरफ देखा। जिस ड्रेस पर वे लेटे हुए थे उस पर खून का दाग था। उसने उसे अपनी अंगूठी में डाल दिया और कुछ और पहन लिया। फिर वह भी दक्ष के पीछे हवा में उठ गई। उस रात समय धीरे धीरे बीत रहा था। हासिका के महल में एक भयानक राक्षसी ऊर्जा भर गई थी। ऐसा लग रहा था कि कमरा किसी भी क्षण फट सकता है। हासिका एक मंडप में बैठी थी, उसके गाल गुलाबी थे और वह बहुत खूबसूरत लग रही थी। वह मेरा आदमी है, वह अविश्वसनीय रूप से मजबूत है, हासिका ने सोचा, उस कमरे को देखते हुए जिसमें से राक्षसी ऊर्जा निकल रही थी। काबूम! आखिरकार छोटा कमरा फट गया और राक्षसी ऊर्जा हजारों मीटर तक फैल गई। यहां तक कि आसमान में राक्षसी बादल भी दिखाई दिए। हासिका आश्चर्यचकित हुई और व्यंग्यात्मक ढंग से मुस्कुराए। क्या ये कोई राक्षसी कौशल था? ये प्राचीन काल से ही रहा होगा, शायद राक्षसी शास्त्रों से भी। केवल शाही कौशल को ही शास्त्र कहा जा सकता है। जैसा कि अपेक्षित था, राक्षस बादलों ने बहुत से लोगों को आकर्षित किया। सैनिकों का एक समूह हवा में दिखाई दिया और उसे घूरने लगा। हासिका ने मुस्कुराना बंद कर दिया। वह मंडप से बाहर चली गई और सैनिकों से ठंडे अंदाज में कहा, तुम्हें यहां आने के लिए किसने कहा? चले जाओ। महामहिम, आपकी सुरक्षा के लिए मुझे उन राक्षसी बादलों का निरीक्षण करने की आवश्यकता है, एक सैनिक ने कहा। फिर उसने अपनी ईश्वरीय चेतना खोली और अपनी ईश्वरीय जागरूकता को दक्ष के कमरे की ओर ले गया। तुम मरना चाहते हो? हासिका ने कहा। उसने अपनी ईश्वरीय जागरूकता खोली और बर्फ जैसी ठंडी रोशनी बाहर निकली। इसी समय हासिका तेजी से आगे बढ़ी, उसकी ऊर्जा आसमान की ओर बढ़ रही थी। वह पानी की ऊर्जा छोड़ रही थी, तभी आसमान में एक झील दिखाई दी और उसमें से पानी का ड्रैगन निकलकर सैनिकों की ओर बढ़ रहा था। स्तर 5 की गूढ़ ऊर्जाएं, सैनिकों ने कहा। सैनिक पीले पड़ गए। वे भागना चाहते थे लेकिन उनके पास समय नहीं था। पानी के ड्रैगन ने उन्हें पकड़ लिया। जो लोग मेरी अनुमति के बिना मेरे महल में आएंगे, वे मर जाएंगे, हासिका ने ठंडे अंदाज में कहा।
कुछ लोग भयानक चीखें मारने लगे और कुछ पानी की गूढ़ ऊर्जा में डूब गए, उनके शरीर गायब हो गए। योजक चिन्ह। कुछ दिनों बाद, क्योंकि हंसिका बहुत शक्तिशाली लग रही थी, इसलिए उन दिनों बहुत से लोग उसे परेशान करने की हिम्मत नहीं करते थे। कुछ दिनों के बाद राक्षसी बादल कम स्पष्ट हो गए। हंसिका को उस कमरे के चारों ओर कुछ ऊर्जाएं छोड़नी पड़ी जहां दक्ष साधना का अभ्यास कर रहा था, ताकि राक्षसी ऊर्जाओं को छिपाया जा सके। 7 दिन बाद राक्षसी ऊर्जा धीरे धीरे गायब हो गई। हंसिका अभी भी मंडप में इंतजार कर रही थी, जब उसने कमरे की दिशा में देखा और फुसफुसाया, उसे अब बाहर आना चाहिए। प्लॉप प्लॉप, पानी टपकने जैसी आवाज आई। जल्दी ही ऐसा लगा जैसे कोई समुद्र हो और तूफान और गड़गड़ाहट हो। फिर जिस कमरे में वह साधना कर रहा था, उसमें से खून जैसी लाल रोशनी निकली। हंसिका आश्चर्यचकित थी कि क्या हो रहा है। कुछ दिन और बीत गए, फिर आवाजें कम हो गईं। कुछ दिनों के बाद अधीश हंसिका के पास आया, उसके कमरे को देखा और कहा, महामहिम। हंसिका उसके पास आए और अधीश ने उसके सामने सिर झुकाया, लेकिन इतनी गहराई से नहीं। वह अब उसका पहले जैसा सम्मान नहीं करता था। तुम क्या चाहते हो? हंसिका ने ठंडे अंदाज में पूछा। मैं तुम्हारे बॉयफ्रेंड से लड़ना चाहता हूँ, मौत की लड़ाई। अधीश ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा। उसकी आवाज आसपास के इलाके में हर जगह फैल गई। हंसिका ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, वह व्यस्त है, अभी चले जाओ। बाहर आओ। अधीश ने हंसिका की उपेक्षा करते हुए गुस्से से चिल्लाया। हंसिका धीरे धीरे हवा में ऊपर उठ गई, लेकिन इसी समय अन्य लोग भी प्रकट हुए, उर्जित और कुछ अन्य। महामहिम, उर्जित ने सिर हिलाते हुए विनम्रता से कहा। क्या चल रहा है? हंसिका ने पूछा। महामहिम, अधीश आपके प्रेमी को चुनौती देना चाहता था और स्नो क्वीन सहमत हो गई। मुझे उम्मीद है कि आप उसकी इच्छा के विरुद्ध नहीं जाएंगी। उर्जित ने शांति से कहा। भाड़ में जाओ। उर्जित को आश्चर्यचकित करते हुए हंसिका ने चिल्लाते हुए कहा। अधीश ने उस कमरे की ओर देखा जहां दक्ष साधना कर रहा था, और कहा, क्या तुम कायर हो? मैंने तुमसे कहा था कि चले जाओ। हंसिका ने कहा। हमने आपको परेशान किया। अधीश, चलो चलें, उर्जित ने कहा। फिर अंसारी परिवार के सदस्य चले गए, लेकिन ये तथ्य कि अधीश ने हंसिका के प्रेमी को चुनौती दी थी, जल्दी से चारों ओर फैल गई। योजक चिन्ह। दूसरी तरफ, कुछ युवक महल के प्रांगण में चाय पी रहे थे। सभी प्रभावशाली समूह ग्लेशियर के महल में जा सकते थे। जिस समूह का जितना ज्यादा प्रभाव होता, वह मंदिर के उतने ही करीब पहुंच सकता था। महामहिम, हंसिका ने अपने प्रेमी को अधीश से लड़ने से मना कर दिया। एक युवक ने मुस्कुराते हुए कहा। ऐसा लग रहा था कि हंसिका का बॉयफ्रेंड स्वर्गीय स्तर को तोड़कर अंदर जाने वाला था। एक युवक ने कहा। हाँ, स्वर्गीय स्तर, किसी ने कहा। सभी लोग जोर से हंस पड़े। वहां बैठे लोग पहले से ही पहले स्वर्गीय स्तर से ऊपर थे, इसलिए ये खबर कि दक्ष केवल स्वर्गीय स्तर को तोड़ रहा था, हास्यास्पद थी। आपने पिछले साल चौथे स्वर्गीय स्तर को तोड़ दिया और अब आपके लिए छठवें स्वर्गीय स्तर के योद्धाओं को नष्ट करना आसान है। जल्द ही आप स्वर्गीय स्तर के शीर्ष पर एक योद्धा बन जाएंगे। एक लड़की ने गर्व से मुस्कुराते हुए एक युवक से कहा। वह उसके साथ छेड़खानी कर रही थी। किसी दिन वह एक सम्राट होगा और वह अपने सोफे पर उसके साथ सो रही होगी। हंसिका ने खुद के लिए एक कमजोर प्रेमी पाया, कितना हास्यास्पद है। हमें उसे अपमानित करना चाहिए। तुम क्या सोचते हो? किसी ने कहा। कैसे? किसी और ने उत्साह से पूछा। किसी ने कहा, महामहिम, मैं कुछ लोगों को हंसिका के महल में भेज सकता हूं और उनका इस्तेमाल करके उसे यहां ला सकता हूं। अगर वे सफल नहीं हुए, तो भी हम उन्हें अपमानित कर सकते हैं। शाही पोशाक पहने हुए व्यक्ति ने कुछ नहीं कहा, बल्कि चाय की चुस्की लेता रहा। उसने अपना सिर नीचे कर लिया जैसे कि उसने कुछ सुना ही ना हो। फिर वह मुस्कुराया और दूर तक देखने लगा। इसका मतलब था कि वह सहमत था और लोगों को उन्हें आमंत्रित करने के लिए भेजना चाहता था। जैसी कि उम्मीद थी, कुछ ही देर बाद सैनिक फिर से हंसिका के महल के ऊपर हवा में आ पहुंचे। महामहिम, छठवें राजकुमार ने हमें आपको हमारे यहाँ आमंत्रित करने के लिए भेजा है। सैनिकों ने कहा। वे युद्ध कवच पहने हुए थे और 5वें स्वर्गीय स्तर तक पहुंच गए थे। वे इतने शक्तिशाली थे कि हंसिका उन सभी को नहीं मार सकती थी, जैसा कि उसने सैनिकों के अंतिम समूह के साथ किया था। उसे बताओ कि मेरा बॉयफ्रेंड व्यस्त है, हंसिका ने कहा। यदि आपके प्रेमी के पास समय नहीं है तो आप अकेले भी आ सकती हैं, सैनिकों ने दृढ़ता से कहा। मेरे पास भी समय नहीं है, हंसिका ने कहा, इस बार ऊर्जा छोड़ते हुए। छठवें राजकुमार ने कहा कि अगर आपके पास समय नहीं है तो वह हर दिन लोगों को भेजना जारी रखेंगे। आप हमें हर रोज मना नहीं कर सकती, उस व्यक्ति ने उदासीनता से कहा। हंसिका गुस्से में दिखी। उसने अपना सिर घुमाया और उस कमरे की ओर देखा जिसमें दक्ष साधना का अभ्यास कर रहा था। उसने फुसफुसाते हुए कहा, मेरे प्रिय, आपको स्वर्गीय स्तर को तोड़ने में कितना समय लगेगा? स्नो साम्राज्य में समय धीरे धीरे बीत रहा था। कुछ लोगों को यह अजीब लगा कि छठवां राजकुमार हर रोज लोगों को हंसिका के महल में भेज रहा था। लेकिन दक्ष साधना कर रहा था, वह क्या कर सकती थी? वह केवल शांति से कमरे की रक्षा कर सकती थी।
दक्ष स्वर्गीय स्तर को तोड़ने जा रहा था और यह बेहद महत्वपूर्ण होगा। इससे हंसिका मुस्कुराई। दक्ष उसकी रक्षा नहीं कर रहा था, बल्कि वह उसकी रक्षा कर रही थी। योजक चिन्ह। 2 महीने बाद। 2 महीने बीत गए, हंसिका और दक्ष कभी नहीं आए। अब हर कोई उनका मजाक उड़ा रहा था। मंदिर खुलने में बस 1 महीना और बाकी था। हंसिका हालांकि परेशान थी क्योंकि उसने कामधातु का अभ्यास किया था। इच्छा और जुनून के 6 स्वर कौशल और दक्ष के साथ प्यार करना उसके लिए बहुत फायदेमंद था। वह दूसरे स्वर्गीय स्तर तक पहुंच गई थी, लेकिन क्योंकि दक्ष तब से साधना का अभ्यास कर रहा था, इसलिए वह खुद को अलग नहीं कर सकती थी और खुद का अभ्यास नहीं कर सकती थी। टू बी कंटिन्यू। अब आगे क्या होने वाला है? आखिर दक्ष को बाहर आने में कितना समय लगेगा? क्या दक्ष छठवें राजकुमार का निमंत्रण स्वीकार करेगा? कितना ताकतवर होगा दक्ष जब वह छठवें स्वर्गीय स्तर पर पहुंचेगा? आपको क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और सभी सवालों के जवाब जानने के लिए पढ़ते रहिए रिबन इन मार्शल वर्ल्ड सिर्फ पॉकेट नोवेल पर, और फॉलो जरूर से करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। स्वागत है आपका मेरे चैनल एडिशन पर, और हाथ जल्दी से 6K सब्सक्राइबर करवा दो प्लीज, और लाइक कमेंट शेयर करना भी ना भूले। CH1140 मौत तक की लड़ाई। हंसिका हालांकि परेशान थी क्योंकि उसने कामधातु का अभ्यास किया था। इच्छा और जुनून के 6 स्वर कौशल और दक्ष के साथ प्यार करना उसके लिए बहुत फायदेमंद था। वो दूसरे स्वर्गीय स्तर तक पहुंच गई थी, लेकिन क्योंकि दक्ष तब से साधना का अभ्यास कर रहा था, इसलिए वो खुद को अलग नहीं कर सकती थी और खुद का अभ्यास नहीं कर सकती थी। छठवें राजकुमार ने दक्ष को चुनौती देते हुए लोगों को भेजना जारी रखा। भले ही उसे परवाह नहीं थी कि लोग क्या सोचते हैं, लेकिन वो अभी भी स्थिति के बारे में असहज महसूस कर रही थी। 1 और महीना। हंसिका ने फिर से दक्ष के कमरे की ओर देखते हुए सोचा। 1 महीने बाद मंदिर खुल जाएगा और उसके 40 दिन से भी कम समय बाद सम्राटों की बैठक होगी। कांव कांव, एक आवाज ने सन्नाटा तोड़ा, जिससे हंसिका कांप उठी। उसने पलटकर कमरे की तरफ देखा और शानदार तरीके से मुस्कुराई। दक्ष बाहर आ चुका था। दक्ष की आंखें गहरी और अर्थपूर्ण लग रही थी। वो कोई ऊर्जा जारी नहीं कर रहा था। वो पहले की तुलना में कम असाधारण लग रहा था। हंसिका की छवि चमक उठी और वह दक्ष की ओर बढ़ी। उसने अपने पतले सफेद हाथ दक्ष की ओर बढ़ाए और उन्हें उसके गले में डाल दिया। उसने उसे गले लगाया और कहा, मेरे प्रिय, आखिरकार तुम बाहर आ ही गए। दक्ष ने हंसते हुए कहा, मेरे बाहर निकलते ही मुझे उत्तेजित मत करना। वो अविश्वसनीय लग रहा था, जैसे उसके बारे में कुछ बदल गया हो। क्या यह इसलिए है क्योंकि उसने राक्षसी कौशल का अभ्यास किया था? हंसिका ने सोचा, कौशल एक योद्धा के जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगर वो बुरी साधना का अभ्यास करता है तो वह और अधिक दुष्ट बन जाएगा। उसने इच्छा साधना का अभ्यास किया, इसलिए वो स्वर्गीय स्तर तक पहुंचने के बाद पुरुषों को लुभाने में बेहतर हो गई। तुमने मेरे साथ प्यार करने का फैसला किया, मैंने तुम्हें मजबूर नहीं किया। हंसिका ने मोहक तरीके से कहा। दक्ष फिर से उत्तेजित हो रहा था। उसके साथ प्यार करने के बाद वो बदल गया था। वो पहले से भी ज्यादा उत्तेजित हो गया था, जिससे उसे लगा कि कामधातु, इच्छा और जुनून के 6 स्वर कौशल पहले की तुलना में अधिक शक्तिशाली थे। क्या आप चाहती हैं? दक्ष ने उदासीनता से पूछा। हंसिका ने गर्व से मुस्कुराते हुए कहा, अगले 100 दिनों तक मैं पूरी तरह से तुम्हारी हूं। तुम मेरा प्यार हो और मुझे तुम्हारे साथ अनैतिकता पसंद है। तुम राक्षस हो, दक्ष ने फुसफुसाया। फिर उसने हंसिका को गले लगाया और उसे कमरे में ले गया। थोड़ी देर बाद हंसिका फिर से खुशी से कराहने लगी। प्यार के बाद दक्ष का खून गाढ़ा हो गया और साथ ही उसकी ऊर्जा भी। उसका खून उबल रहा था। उसने अपने बगल में लेटे हुए अविश्वसनीय प्राणी को देखा। वो अविश्वसनीय रूप से आकर्षक लग रही थी, इतनी कि उसे फिर से ऐसा करने का मन हुआ। महामहिम, दूर से किसी ने चिल्लाकर कहा। हंसिका ने जल्दी से अपने कपड़े फिर से पहन लिए। दक्ष खड़ा हुआ और भौहें सिकोड़ते हुए बोला, वो कौन है? छठवें राजकुमार हर रोज लोगों को भेज रहे हैं। वे चाहते हैं कि हम वहां जाएं, लेकिन मैं हर रोज उन्हें मना कर रही हूं। हंसिका ने कहा। फिर वे दोनों बाहर गए और हमेशा की तरह 5वें स्वर्गीय स्तर के योद्धाओं को देखा। उन्होंने दक्ष और हंसिका को देखा और ठंडी मुस्कान के साथ कहा, आखिरकार आप वास्तव में बाहर आ गए। तुम क्या चाहते हो? दक्ष ने पूछा। छठवें राजकुमार आपसे मिलना चाहते हैं, उस व्यक्ति ने गर्व से कहा, जैसे कि ये दक्ष के लिए सम्मान की बात हो। वो मुझसे मिलना चाहता है, दक्ष ने दोहराया। वास्तव में? उस योद्धा ने कहा। तो उसे यहां बुलाओ, दक्ष ने कहा। उस व्यक्ति ने कुछ बार पलकें झपकाई और दक्ष को घूरता रहा। उसने कहा, तुम चाहते हो कि राजकुमार तुमसे मिलने आए? आपने कहा था कि वो मुझसे मिलना चाहता है, लेकिन मैं उससे नहीं मिलना चाहता। दक्ष ने कहा। ठीक है, उस व्यक्ति ने कहा। फिर वो मुड़ा और जाने लगा। रुको, दक्ष ने जोर से कहा। वो व्यक्ति रुक गया और पीछे मुड़ा। फिर उसने कहा, तुम्हें क्या चाहिए? दक्ष हवा में उठकर उस सैनिक के सामने आ गया। उसने अपनी राक्षसी आंखों से उसे देखा, जिससे वो व्यक्ति भयभीत हो गया। बूम! दक्ष ने तुरंत उसे मुक्का मारा, जिससे वो उड़ गया।
मेरी गर्लफ्रेंड की सामाजिक स्थिति के बारे में क्या? उसके ऊपर उड़ते हुए तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस तरह से बात करने की? दक्ष ने आक्रामक तरीके से कहा। उसकी आवाज आसपास के इलाके में फैल गई। हंसिका, जो महीनों से परेशान थी, अचानक बहुत बेहतर महसूस करने लगी। वो अब उसकी रक्षा कर रहा था, न कि इसके विपरीत। हंसिका ने दक्ष को देखा, जो उसके बगल में उतरा था। उसने कहा, मेरे प्रिय, तुम बदल गए हो, तुम और भी ज्यादा आक्रामक हो गए हो। क्या ये बेहतर नहीं है? दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा। उसकी शैतानी ऊर्जा वासना से बढ़ गई थी। बेशक ये बेहतर है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि आप पहले से ही 5वें स्वर्गीय स्तर के योद्धाओं को मुक्का मार सकते हैं, जैसे कि यह कोई बड़ी बात नहीं है। हंसिका ने कहा, वो केवल एक सैनिक था, वो 5वें स्वर्गीय स्तर का एक साधारण योद्धा था। इसके अलावा मैंने अभी अभी उस पर अपनी राक्षसी दृष्टि का इस्तेमाल किया था, इसलिए यह और भी आसान था। दक्ष ने समझाया, उसके लिए 5वें स्वर्गीय स्तर के एक साधारण योद्धा को मुक्का मारना और उसे उड़ा देना गर्व की बात नहीं थी। यदि आपके पास राक्षसी दृष्टि न हो, लेकिन आप अपनी पूरी ताकत का उपयोग कर रहे हो, तो आपको कितने मुक्के मारने की आवश्यकता होगी? हंसिका ने पूछा। दक्ष ने भौहें सिकोड़ी और मुस्कुराया। उसने कहा, पूरी ताकत से। हम एक मुक्का। हंसिका ने उसे देखा और मुस्कुराते हुए कहा, तुम आत्मविश्वासी हो मेरे प्रिय, तुम पहले से ही बहुत मजबूत हो, अब तुम मेरी रक्षा कर सकते हो। तुम्हारी कामधातु, इच्छा और जुनून के 6 स्वर्गों का कौशल अविश्वसनीय है। प्यार करने के बाद तुम सीधे दूसरे स्वर्गीय स्तर तक पहुंच गई। तुम, दिव्य लड़की, मुझसे कमजोर नहीं हो। पहले स्वर्गीय स्तर की ताकत के साथ तुम्हारी जल गूढ़ ऊर्जा पहले से ही 5वें स्तर पर थी। दक्ष ने कहा, मेरे प्रिय, हमारे पास अभी 70 दिन और बचे हैं, इसलिए तुम्हें मुझे दिव्य लड़की नहीं कहना चाहिए। हंसिका ने कहा, ठीक है, अगले 70 दिनों के लिए तुम मेरा प्यार हो। दक्ष ने उसके गालों को सहलाते हुए कहा। दूसरी तरफ, जब 6वें राजकुमार और अन्य लोगों ने खून से लथपथ सैनिक को देखा, तो उन्होंने आश्चर्य से पूछा, क्या हो रहा है? महामहिम, हंसिका का प्रेमी कमरे से बाहर आ गया है। सैनिक ने कहा। उसका चेहरा मौत की तरह पीला पड़ गया था और उसने 6वें राजकुमार की ओर देखने की हिम्मत नहीं की। बोलो, 6वें राजकुमार ने अधीरता से कहा। मैंने उससे कहा कि आप उससे मिलना चाहते हैं, लेकिन उसने कहा कि आपको उससे मिलने जाना चाहिए, और फिर? सैनिक ने कहा, और फिर उसने तुम्हें घायल कर दिया? 6वें राजकुमार ने कहा। वास्तव में, सैनिक ने धीमी आवाज में कहा। क्या वो स्वर्गीय स्तर तक पहुंच गया है? क्या इसीलिए उसने तुम्हें घायल किया है? 6वें राजकुमार ने पूछा। पहला स्वर्गीय स्तर, वो एक राक्षसी दृष्टि कौशल भी जानता है। मैंने बस उस पर नजर डाली और उसने मुझे एक ही मुक्का मारकर इस तरह घायल कर दिया। सैनिक ने कहा। राक्षसी दृष्टि? 6वें राजकुमार ने आश्चर्य से कहा। 5वें स्वर्गीय स्तर के योद्धा को राक्षसी इरादे और राक्षसी दृष्टि से ही उड़ा देना एक बड़ी उपलब्धि थी, लेकिन वो केवल पहले स्वर्गीय स्तर तक ही पहुंच पाया था। वो सबसे अधिक प्रतिभाशाली तो था, लेकिन मजबूत नहीं था। अधीश भी 5वें स्वर्गीय स्तर के साधारण योद्धाओं को आसानी से मार सकता था। आज दोपहर को मैं एक भोज का आयोजन करूंगा और सभी को आमंत्रित करूंगा। जाओ और उससे कहो कि मैं उसके और उसके प्रेमी के लिए एक भोज का आयोजन कर रहा हूं। 6वें राजकुमार ने कहा। फिर 6वें राजकुमार ने उदासीनता से कहा, चिंता मत करो, अगर वह नहीं आता है तो मैं खुद चला जाऊंगा। सैनिक ने सिर हिलाया, झुककर प्रणाम किया और चला गया। हर कोई जानता था कि 6वें राजकुमार का इरादा क्या था। वो दक्ष को अपमानित करना चाहता था। दोपहर का समय, इस दिन दोपहर में 6वें राजकुमार के महल के बाहर एक बड़े प्रांगण में कई कुलीन लोग मौजूद थे। उनके सामने कई खूबसूरत महिलाएं भी नाच रही थीं। महामहिम, हंसिका और उसका प्रेमी कृतज्ञ नहीं है, किसी ने कहा जब उन्होंने देखा कि हंसिका और दक्ष वहां नहीं थे। आखिरकार, ये हंसिका के प्रेमी के लिए एक बड़ा भोज था। अगर वे आते हैं तो यह अच्छा होगा, 6वें राजकुमार ने कहा। उसे कोई आपत्ति नहीं थी। वो सुंदर नर्तकियों को देखने में व्यस्त था। अगर वह आएगा तो मैं उसे सबक सिखाऊंगा, किसी ने कहा। हर कोई बातें कर रहा था और शराब पी रहा था। दूसरी तरफ, लोगों का एक समूह था जो काफी शांत था। लड़कियां जो स्नो क्वीन के पक्ष में थीं, वे सभी खूबसूरत महिलाएं थीं, जिनमें से कई हंसिका से ईर्ष्या करती थी क्योंकि स्नो क्वीन ने उसे स्नो मंदिर में जाने के लिए चुना था। बेशक, उनमें से केवल कुछ ने ही ऐसा सोचा था। उनमें से बहुतों को परवाह नहीं थी कि कौन गया। उन्होंने और भी मजबूत बनने के लक्ष्य के साथ अपनी साधना पर ध्यान केंद्रित किया। इस बार स्नो क्वीन ने हंसिका को चुना था, अगली बार वो किसी और को चुनेगी। 6वें राजकुमार ने अधीश को देखा और उदासीनता से मुस्कुराया। उसने कहा, मैंने सुना है कि हंसिका का प्रेमी अब 5वें स्वर्गीय स्तर के योद्धाओं को आसानी से हरा सकता है। मैं 4थे स्वर्गीय स्तर तक पहुंच गया हूं, इसलिए मुझे आश्चर्य है कि क्या वो मुझे इतनी आसानी से हरा सकता है। अधीश ने भौहें सिकोड़ी और उसे ठंडे अंदाज में देखा। अधीश ने 6वें राजकुमार की तरह दक्ष को कम नहीं आंका। वास्तव में उसे लगा कि वो बहुत शक्तिशाली है। आखिरकार, दक्ष ने उसके सामने 6वें स्वर्गीय स्तर के एक योद्धा को मार डाला था। उस समय भी 5वें स्वर्गीय स्तर के योद्धा मुश्किल से दक्ष को हरा पाते थे।
उन्हें उससे लड़ने के लिए पवित्र हथियारों पर भी निर्भर रहना पड़ता था। अब दक्ष स्वर्गीय स्तर तक पहुंच गया था, लेकिन अधीश को लगा कि वो अभी भी दक्ष को हरा सकता है। आखिरकार उसका ब्लेड इरादा एक पवित्र हथियार की तरह था। महामहिम, आप मजाक कर रहे होंगे। आपकी युद्ध क्षमताओं को सिर्फ साधना स्तर के आधार पर परिभाषित नहीं किया जा सकता। इसके अलावा आपने कहा था कि वो 5वें स्वर्गीय स्तर के योद्धाओं को हरा सकता है, लेकिन असल में उसने अपनी राक्षसी दृष्टि का इस्तेमाल किया और उस आदमी पर अचानक हमला कर दिया। असली लड़ाई में मुझे आश्चर्य होगा अगर वो 4थे स्वर्गीय स्तर के एक साधारण योद्धा से लड़ने में कामयाब हो जाए। मुझे आश्चर्य होगा। अधीश ने कहा, शायद आपने उसका अनुमान ज्यादा लगा लिया है। मुझे यकीन है कि मैं, दूसरे स्वर्गीय स्तर का योद्धा, उसे मार भी सकता हूँ। एक अन्य युवक ने गर्व से कहा, तुम मुझे मारना चाहते हो? दूर से किसी ने कहा। अचानक सभी ने हंसना बंद कर दिया और आगे देखने लगे। 2 आकृतियां दिखाई दी, उनमें से एक हंसिका थी और दूसरी। सबसे अधिक परेशान करने वाली बात यह थी कि वो मुस्कुरा रही थी और अपने प्रेमी दक्ष को देख रही थी। कई लोगों ने उन्हें ठंडे तरीके से देखा। अधीश पहले से ही ब्लेड का इरादा जारी कर रहा था। दक्ष हंसिका के साथ जमीन पर उतरा और उस व्यक्ति की ओर चला जिसने अभी बात की थी। वो उसे मारना चाहता था, चाहे उनकी ताकत कुछ भी हो। दक्ष के राक्षसी कौशल शायद शाही शास्त्रों से आए थे। स्नो साम्राज्य में राजकुमारों के पास भी शाही शास्त्र नहीं थे। दक्ष के पास कौशल के मामले में बढ़त थी, खासकर स्वर्गीय स्तर को तोड़ने के बाद। मैं यहाँ हूँ तो तुम मुझे क्यों नहीं मार देते? दक्ष ने पूछा। युवक ने एक लंबा चेहरा बनाया और फिर गुस्से में दिखाई दिया। उसने बर्फ की ऊर्जा को ऐसे छोड़ा जैसे वो दक्ष को जमाना चाहता हो। हालांकि उसकी ऊर्जा का कोई असर नहीं हुआ। वो दक्ष की ऊर्जा को कमजोर भी नहीं कर सका, लेकिन उसका दृढ़ संकल्प कमजोर हो रहा था। चले जाओ, उस युवक ने चिल्लाते हुए कहा। हालांकि दक्ष ने अपना विशाल हाथ उठाया, जो राक्षसी ऊर्जाओं से भरा था। मर जाओ, युवक ने अचानक और भी ज्यादा बर्फ ऊर्जा छोड़ते हुए कहा। भले ही उस पर अत्याचार हो रहा था, लेकिन वह हार नहीं मान सकता था। काबूम, पलक झपकते ही दक्ष के राक्षसी हाथ ने युवक की गर्दन पकड़ ली, जिससे उसका दम घुटने लगा। वो डर गया क्योंकि दक्ष ने उसे धीरे धीरे हवा में उठाया। मैंने सोचा था कि तुम मुझे मारना चाहते हो, दक्ष ने कहा। 6वें राजकुमार के भोज के दिन तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस तरह से व्यवहार करने की? दूर से एक ठंडी आवाज ने चुप्पी को तोड़ते हुए कहा। आप शिष्टाचार नहीं समझते, उसे नीचे उतार दीजिए, किसी और ने कहा। बूम, दक्ष ने युवक को जमीन पर जोर से पटक दिया। उसके बगल की मेज भी फट गई। युवक की कई हड्डियां टूट गई थीं। जब दक्ष ने युवक के घायल सीने पर अपना पैर रखा तो उसने एक और भयानक चीख मारी। बूम, दक्ष ने भयानक ऊर्जा छोड़ी। दक्ष ने उन लोगों की आवाज सुनकर न केवल उसे छोड़ा, बल्कि उसने उस युवक को जमीन पर भी फेंक दिया। ये भोज तुम्हारे लिए आयोजित किया गया था और तुम किसी को भी सम्मान नहीं दे रहे हो, तुम कृतघ्न का। किसी और ने कहा, मेरे लिए? जब मैं यहाँ पहुंचा तो मैंने उसे ये कहते हुए सुना कि वो मुझे आसानी से मार सकता है। मैं उसके जैसे लोगों को क्यों कोई सम्मान दूंगा? दक्ष ने उस व्यक्ति को अपनी काली आंखों से देखते हुए कहा। क्या मैं आप में से किसी को जानता हूं? दक्ष ने उदासीनता से कहा। इसके बाद एक और भयानक चीख हवा में फैल गई। कोई आश्चर्य नहीं कि हंसिका ने उस लड़के को चुना, वो काफी मजबूत है। कोई आश्चर्य नहीं कि उसे अधीश की परवाह नहीं है। 6वें राजकुमार ने शराब पीते हुए और हंसते हुए कहा। वो बिल्कुल भी नाराज नहीं दिख रहा था। 6वें राजकुमार की बात सुनकर अधीश क्रोधित हो गया। अक्षांश, अधीश ने दक्ष को हत्या की नजरों से घूरते हुए कहा। दक्ष ने निडरता से अधीश को देखा। मैं तुम्हें चुनौती देना चाहता हूं, मौत तक की लड़ाई। अधीश ने कहा, मौत तक की लड़ाई? भीड़ ने कहा। भीड़ हैरान थी। अगर वो दक्ष को मारने में कामयाब हो जाता तो किसी को कोई परवाह नहीं होती। यहां तक कि स्नो क्वीन भी शुरू में चाहती थी कि अधीश और हंसिका की शादी हो जाए, लेकिन फिर हंसिका दक्ष के साथ वापस आ गई। स्नो क्वीन को वास्तव में परवाह नहीं थी और वह हंसिका के प्रेम संबंधों में शामिल नहीं होना चाहती था। नियम यह है कि हम पवित्र हथियारों का उपयोग नहीं कर सकते, अधीश ने कहा। दक्ष के पास एक राजदंड था और यह एक भयानक हथियार था। उसके पास एक शून्य क्षेत्र वस्त्र भी था जो उसे चारों ओर टेलीपोर्ट करने की अनुमति देता था। CH-1141, तुम सच में डरावने हो। दक्ष के पास एक राजदंड था और यह एक भयानक हथियार था। उसके पास एक शून्य क्षेत्र वस्त्र भी था जिससे वो इधर उधर टेलीपोर्ट कर सकता था। मैं कैसे सुनिश्चित कर सकता हूं कि अंसारी परिवार इसमें शामिल नहीं होगा? दक्ष ने ठंडे अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा। अगर उसने अधीश को मार दिया तो वो स्वर्गीय स्तर को तोड़ने के बाद उसका पहला शिकार होगा। यदि आप चुनौती स्वीकार करते हैं तो मैं हमारे आसपास की जगह को सील कर सकता हूं। जब तक आप में से कोई एक मर नहीं जाता तब तक कोई भी आपको परेशान नहीं करेगा। 6वें राजकुमार ने मुस्कुराते हुए कहा। वो उस लड़ाई को देखना पसंद करेगा। कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन मरा, दक्ष या अधीश, वो लड़ाई मनोरंजक होगी। तो फिर लड़ो, दक्ष ने कहा। उसका खून उबल रहा था और राक्षसी ऊर्जा उसके पूरे शरीर में बह रही थी।
छठवें राजकुमार ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, मैं जगह को सील कर दूंगा, कोई और इसमें शामिल नहीं हो सकता। फिर उसने दक्ष से कहा, तुम लड़ाई शुरू कर सकते हो। बूम! अधीश की ऊर्जा आकाश की ओर बढ़ी, क्योंकि उसने अपनी ब्लेड ऊर्जा जारी की थी। अक्षांश, तुम मर जाओगे, अधीश ने आक्रामक तरीके से चिल्लाते हुए कहा। एक विशाल ब्लेड दक्ष की ओर बढ़ा, उसके हमले पवित्र हथियारों की तरह शक्तिशाली थे। दक्ष ने अपनी मुट्ठी उठाई और हवा में ऊपर उठते हुए अधीश की दिशा में मुक्का मारा। राक्षसी ऊर्जा उसके चारों ओर घूम रही थी और आसमान की ओर भाग रही थी। मर जाओ, अधीश ने कहा। अधीश ने ज्यादा बात नहीं की, वो आगे कूद गया और ब्लेड जैसी तेज 5वें स्तर की हवा की गूढ़ ऊर्जाएं छोड़ दी। एक विशाल 10 मीटर लंबा ब्लेड चमक उठा और दक्ष की ओर कट गया। बस दक्ष अपनी मून विल चपलता तकनीक का उपयोग करके आगे कूद गया। उसने कुछ हवा और शून्य क्षेत्र की गूढ़ ऊर्जा को संघनित किया और अधीश की ओर बढ़ गया। अधीश आश्चर्यचकित था, दक्ष इतना तेज था। भीड़ भी आश्चर्यचकित थी, ऐसा लग रहा था जैसे दक्ष की चपलता तकनीक में पवित्र निशान शामिल थे। अधीश! दक्ष चिल्लाया। अधीश ने अपना सिर उठाया और दक्ष को देखा। उसने उन दो काली आंखों में देखा, राक्षसी ऊर्जाएं उसके विचारों को नष्ट करने लगी थी। 9 पाताल लोकों का पानी दिखाई दिया और वो अब खुद को नियंत्रित नहीं कर सका, भले ही वो 30वें स्वर्गीय स्तर तक पहुंच गया था। बूम! दक्ष ने अधीश के सिर पर मुक्का मारा, जिससे उसका सिर तुरंत फट गया। अधीश मर चुका था। अधीश मर गया है, भीड़ ने हैरान होकर कहा। भीड़ आश्चर्यचकित थी, उनके दिल धड़क रहे थे। कितना शक्तिशाली, विस्फोटक, आक्रामक, एक मुक्का और दक्ष ने अधीश को नष्ट कर दिया था। क्या हुआ? भीड़ ने सोचा। दक्ष चिल्लाया था और अधीश ने हिलना बंद कर दिया था। क्या वो राक्षसी ताकत थी? दक्ष ने अधीश की लाश की तरफ देखा तक नहीं। वो भीड़ के सामने उतरा और आक्रामक होकर बोला, मुझे और कौन आसानी से मार सकता है, मैं इंतजार कर रहा हूं। किसी ने कुछ नहीं कहा। वे सभी जिन्होंने एक क्षण पहले दक्ष की आलोचना की थी, चुप रहे। अधीश ने 30वें स्वर्गीय स्तर को तोड़ दिया था और अपनी गूढ़ शक्तियों के साथ वो 5वें स्वर्गीय स्तर के साधारण योद्धाओं को आसानी से मार सकता था। दुर्भाग्य से दक्ष साधारण से बहुत दूर था। दक्ष के मुके ने न केवल अधीश को मार डाला था, बल्कि इसने कई लोगों के आत्मविश्वास को भी नष्ट कर दिया था। क्या हसिका ने किसी अनजान आदमी को अपना बॉयफ्रेंड चुन लिया था? आप सभी इतने परेशान कैसे दिख रहे हैं? आप एक पल पहले खुशी से बातें कर रहे थे। दक्ष ने कहा, अक्षांश, आपके और हसिका के लिए भोज का आयोजन किया गया था, कृपया बैठिए, चलो बातचीत करते हैं और आनंद लेते हैं। चौथे स्वर्गीय स्तर के एक योद्धा ने कहा। वो छठवें राजकुमार से ज्यादा दूर नहीं बैठा था, जिसका मतलब था कि राजकुमार उस पर भरोसा करता था। दक्ष की ताकत ने उनकी योजनाओं को बर्बाद कर दिया था। वे शुरू में हसिका और उसे अपमानित करना चाहते थे, लेकिन अब वे ऐसा नहीं कर सकते थे। मेरे लिए, दक्ष ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा। उसने अपना सिर घुमाया और अपनी काली आंखों से हसिका को देखा। उसने कहा, मेरे प्यार, क्या तुम उन पर विश्वास करती हो? मेरे प्यार, क्या तुम मुझे बेवकूफ समझते हो? हसिका ने मुस्कुराते हुए पूछा। दक्ष ने फिर से मुड़कर उस व्यक्ति की ओर देखा जिसने अभी बात की थी, और कहा, मेरी प्रेमिका कह रही है कि आप हमें अपमानित करने की कोशिश कर रहे हैं। वह आदमी डर गया। उसने सोचा कि वह दक्ष को शांत करने में कामयाब हो जाएगा, लेकिन ऐसा लग रहा था कि दक्ष और हसिका उन्हें परेशान करने आए थे। दक्ष धीरे धीरे उस आदमी की ओर बढ़ा, उसका हर कदम उसके नीचे की जमीन को चीरने के लिए काफी था। चलते समय वह धरती और आकाश की प्राकृतिक शक्ति को संघनित कर रहा था। कमजोर योद्धाओं की सांसें और भी तेज होने लगी, उनका खून दुखने लगा। टक्कर! छठवें राजकुमार ने अपना गिलास जोर से मेज पर पटक दिया। वह गुस्से में दिख रहा था। बूम 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 बूम! हवा में अविश्वसनीय मात्रा में ऊर्जा उठी। बर्फ सम्राट की तरफ से खड़े सभी युवक बर्फ सी ठंडी ऊर्जा छोड़ते हुए खड़े हो गए। दक्ष उन बर्फ ऊर्जाओं से घिर जाने के बाद रुक गया। तो तुमने मेरे प्रेमी के लिए इस तरह का समारोह आयोजित किया था? हंसिका ने उदासीनता से मुस्कुराते हुए कहा। वे सभी पुरुष स्वर्गीय योद्धा थे, सबसे मजबूत व्यक्ति 5वें स्वर्गीय स्तर तक पहुंच गया था। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि अगर 5वें स्वर्गीय स्तर के किसी युवा को वहां बैठने की अनुमति दी जाती थी, तो इसका मतलब था कि वह असाधारण रूप से मजबूत था, कम से कम छठवें स्वर्गीय स्तर के योद्धा जितना मजबूत, शायद उससे भी अधिक मजबूत। आपने देखा कि अक्षांश हमारे साथ खुश नहीं था, आप इसके लिए हमें दोष नहीं दे सकती। छठवें राजकुमार ने कहा, ऐसा अभिनय करते हुए जैसे उसे अब उनके खेल की कोई परवाह नहीं थी। मेरे प्रिय, उनके लिए एक गाना गाओ, दक्ष ने कहा। हंसिका ने सिर हिलाया और हवा में पैर मोड़कर बैठ गई। उसने एक जीथर निकाला और उसे अपने पैरों पर टिका दिया। फिर उसने बजाना और गाना शुरू किया, ध्वनि तरंगे उन्हें घेरने लगी, जिससे भ्रम पैदा होने लगा। दक्ष की आंखें और भी गहरी हो गईं और उसका राक्षसी इरादा और भी डरावना हो गया। हंसिका के 6 इच्छाओं वाले राक्षसी गीत ने उसके राक्षसी इरादे को और भी मजबूत बना दिया। बूम बूम! बर्फीली ऊर्जा ने दक्ष के शरीर को घेर लिया, लेकिन दक्ष चलता रहा।
उसके चारों ओर की बर्फ टूटने पर कांच के टूटने जैसी आवाजें सुनाई दी। उसने अपना राजदंड निकाला और शाप देने वाली ऊर्जाएं छोड़ी। कोई आश्चर्य नहीं कि अधीश ने कहा कि वह पवित्र हथियारों का उपयोग नहीं करना चाहता था। भीड़ ने सोचा, बहुत से लोगों का दृढ़ संकल्प पहले से ही प्रभावित हो रहा था। आत्मा को श्राप, राक्षसी विनाश क्षेत्र, दक्ष ने आगे बढ़ते हुए कहा। दक्ष ने एक अंधकार में क्षेत्र जारी किया। स्वर्गीय स्तर को तोड़ने के बाद तीसरे स्वर्गीय स्तर तक के योद्धाओं की शक्ति को सील कर दिया जाएगा और नियंत्रित किया जाएगा। मार्शल स्पिरिट, किसी ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा। कुछ लोगों को एहसास हुआ कि उन्हें बहुत देर होने से पहले हमला करना होगा। वातावरण अचानक बर्फ की ऊर्जा से भर गया। राक्षसी क्षेत्र के अंदर बर्फ के टुकड़े गिरने लगे। उन लोगों में से किसी ने भी प्राचीन शास्त्रों का अध्ययन नहीं किया था, इसलिए उन्हें नहीं पता था कि क्षेत्र की ताकत क्या होती है। वे केवल अपने रक्त और मार्शल स्पिरिट की ताकत का उपयोग करना जानते थे। मर जाओ, किसी ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा। वह दक्ष को जमने पर मजबूर करना चाहता था। उसकी बहुरंगी मार्शल स्पिरिट ने दक्ष पर हमला करना शुरू कर दिया। हुश शिश शिश, दहाड़, भयानक रक्त ऊर्जा आसमान में उठी और ड्रैगन ने दहाड़ लगाए। दक्ष का रक्त अत्यंत शक्तिशाली था, इतना शक्तिशाली कि ड्रैगन उसके रक्त बल का आह्वान करते ही दहाड़ने लगा। हालांकि दक्ष ने अपनी मार्शल स्पिरिट को मुक्त नहीं किया। वह अभी भी एक काले जादूगर के रूप में काम कर रहा था। उसकी ड्रैगन मार्शल स्पिरिट दक्ष की थी। स्नो साम्राज्य में भी उसे कुछ रहस्य रखने थे। उसने सिर्फ अपनी रक्त शक्ति का इस्तेमाल किया और ये लोगों का दम घोटने के लिए काफी थी। उस शक्तिशाली रक्त शक्ति के साथ क्या वो शाही परिवार से था? लोगों ने सोचा। दक्ष आगे कूद गया और दहाड़ने लगा। राक्षसी ऊर्जाएं सीटी बजा रही थी। ड्रैगन दहाड़ रहे थे। उसकी ऊर्जाएं एक साथ आसमान की ओर उठ रही थी। पहले और दूसरे स्वर्गीय स्तर के योद्धाओं को खून की खांसी आ रही थी। तीसरे स्वर्गीय स्तर के योद्धा दर्द से कराह रहे थे। वे अंततः शाप देने वाली ऊर्जाओं, 6 इच्छाओं के गीत और राक्षसी गीत को बर्दाश्त नहीं कर सके। दक्ष के हमलों ने उनके दृढ़ संकल्प को नष्ट कर दिया था और उनकी ताकत को रोक दिया था। वे पागल होने लगे थे। एक बार जब उन सभी ने एक ही समय में अपनी मार्शल स्पिरिट्स को मुक्त कर दिया तो दक्ष गायब हो गया और उनके ऊपर पुनः प्रकट हुआ। बूम बूम बूम, ऊर्जा वहीं टूट पड़ी जहां दक्ष एक क्षण पहले खड़ा था। मर जाओ। दक्ष अभी भी अपना राजदंड पकड़े हुए था और वह गुस्से से चिल्ला रहा था। लोगों ने अपने सिर उठाए और दक्ष की काली आंखों में देखा। भीड़ ने तब एक राक्षस की आकृति देखी जो विशेष रूप से गर्वित और दुष्ट दिख रही थी। 9 पाताल लोकों के दानव की ऊर्जा ने क्षेत्र को भर दिया। 9 पाताल लोकों का गीत, दानव जीवन, दक्ष ने कहा। दक्ष ने 9 पाताल लोकों का गीत गाना शुरू कर दिया, जबकि हर कोई उसकी आंखों में देख रहा था। हर कोई राक्षसी इरादे के धागे से भरा हुआ था, नियंत्रण खो रहा था और राक्षसों में बदल रहा था। इस दुनिया में मैं तुम्हारा मालिक हूं और तुम मेरे गुलाम हो, दक्ष ने कहा। वे लोग बेकाबू होकर कांप रहे थे। नहीं, कोई भी मुझे नियंत्रित नहीं कर सकता। 5वें स्वर्गीय स्तर के एक योद्धा ने खुद पर नियंत्रण पाने की कोशिश करते हुए कहा। उसे मार डालो, दक्ष ने कहा। मरो मरो मरो। तीसरे स्वर्गीय स्तर और उसके नीचे के सभी योद्धा खुद को नियंत्रित करने में असमर्थ होकर 5वें स्वर्गीय स्तर के योद्धा पर कूद पड़े। मर जाओ, तुम सब मर जाओ, 5वें स्वर्गीय स्तर के योद्धा ने चिल्लाकर कहा। उसके पास 6वें स्तर की बर्फ और हिम की गूढ़ ऊर्जाएं थी जो आसानी से उन सभी लोगों को जमा सकती थी। स्लैश स्लैश स्लैश, बर्फ से बने भाले उनके शरीर में घुस गए और उन्हें तुरंत मार डाला। 6वां राजकुमार हैरान था। उसने नहीं सोचा था कि दक्ष इतनी दूर तक जाएगा। क्या दक्ष ने वाकई स्वर्गीय स्तर को तोड़ दिया था? हंसिका, कितना सुखद आश्चर्य है, 6वें राजकुमार ने कहा। हंसिका दक्ष की लड़ाई देखकर मुस्कुरा रही थी। मेरे प्यार, तुम्हें पाताल लोक के दानव सम्राट से कुछ अविश्वसनीय ज्ञान प्राप्त हुआ है। हंसिका ने सोचा। कुनलुन में वापस हंसिका को पता था कि दक्ष को पाताल लोक के दानव सम्राट से कुछ ज्ञान प्राप्त हुआ था जब उसने और अकिरा ने दानव सम्राट से बात की थी। दक्ष ने 5वें स्वर्गीय स्तर के योद्धा को अपने कब्जे में रखे योद्धाओं को मारते हुए देखा। चूंकि उस योद्धा के पास 6वें स्तर की गूढ़ ऊर्जाएं थी, इसलिए दक्ष को उसे जल्द से जल्द मारना था। आत्मा को श्राप, दक्ष ने कहा। दक्ष का राजदंड आकाश में फैल गया और एक विशाल वृक्ष में बदल गया जिसने आकाश पर अत्याचार किया। ठहर जाओ, उस योद्धा ने चिल्लाते हुए अपनी रक्त शक्ति को मुक्त किया। शाप, दक्ष ने चिल्लाते हुए कहा। बर्फ टूट गई और एक राक्षसी टॉवर आसमान से गिर गया। यह एक पवित्र हथियार था, सुनहरा टॉवर जिस पर कल्पना को कैद किया गया था। मैंने पहले ही दक्ष के रूप में शून्य क्षेत्र के सबसे अच्छे भ्रम तकनीक का उपयोग किया है, इसलिए मैं अब इसका उपयोग नहीं कर सकता। दक्ष ने सोचा, जब वो रिद्धिमा के खिलाफ लड़ा था तब उसने शून्य क्षेत्र के सबसे अच्छे भ्रम तकनीक का उपयोग किया था। इस समय भले ही वह सीमंत में था, लेकिन उसे इसका उपयोग करने से बचना था, क्योंकि हो सकता है कि किसी ने फॉर्चून सिटी के बाहर उसकी लड़ाई देख ली हो। इसके अलावा वो मजबूत योद्धा बाकी लोगों की तुलना में अधिक चतुर था। वो दक्ष की आंखों में नहीं देख रहा था। राक्षसी इरादे के बिना दक्ष के पास कोई लाभ नहीं था।
चेतना अभिशाप, दक्ष ने कहा। जो लोग उसके राक्षसी गीत से प्रभावित नहीं थे, वे प्रभावित हो सकते थे यदि उसने उनकी चेतना पर हमला किया। मरो, दक्ष ने कहा। राक्षसी टावर आसमान से उतरते ही महल के आकार का हो गया। भयानक चीखें निकली और कई लोग तुरंत मर गए। जो कुछ लोग अभी भी जीवित थे, वे राक्षसी शक्तियों से घिरे हुए थे और संघर्ष कर रहे थे। वे 9 पाताल लोकों के पानी और राक्षसी इरादे से छुटकारा नहीं पा सके। यह उनकी त्वचा पर गोंद की तरह चिपक गया। शाप, दक्ष ने कहा। वे भी उसकी शाप देने वाली ऊर्जा से छुटकारा नहीं पा सके। हालांकि वे थोड़े समय से ही लड़ रहे थे, लेकिन उन्हें लगा कि वे कई दिनों से लड़ रहे हैं। राक्षसी ऊर्जाओं ने फिर से उनके दृढ़ संकल्प को नष्ट कर दिया। 2 लोगों ने अपने सिर उठाए और फिर से दक्ष की काली आंखों में देखा। मैं तुम्हारा स्वामी हूं, तुम मेरे दास हो, मेरी सेवा करो या मर जाओ, दक्ष ने कहा। 9 पाताल लोकों का पानी फिर से ऊपर आया और उनके बचे हुए दृढ़ संकल्प को नष्ट कर दिया। उन्होंने समर्पण किया और सिर हिलाया। मरो, 2 स्वर्गीय योद्धाओं ने चिल्लाते हुए तुरंत अपने आसपास के अन्य योद्धाओं पर हमला कर दिया। एक पंख वाला पंखा प्रकट हुआ और कुछ लोगों को घायल कर दिया। तुम सच में डरावने हो, दक्ष ने कहा। तुमने अपना दृढ़ संकल्प खो दिया है, इसलिए मैं अब तुम्हें आसानी से मार सकता हूं। दक्ष ने कहा। नहीं, बचे हुए कुछ लोगों में से एक ने चिल्लाते हुए कहा। उसने अपना सिर उठाया और दक्ष की काली आंखों में देखा। लेसेरेट, दूसरे ने दक्ष की ओर देखे बिना कहा। एक पंख वाला पंखा 6वें स्तर की गूढ़ ऊर्जा के साथ दक्ष की ओर बढ़ा। उसे मार डालो, दक्ष ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा। कुछ लोग हमलावर की ओर बढ़े, जिससे वो घबरा गया और उसने तुरंत अपने पंखे को वापस ले लिया। CH-1142, क्या तुम मुझसे प्यार करने लगे हो? कुछ लोग हमलावर की ओर बढ़े, जिससे वो घबरा गया और उसने तुरंत अपने पंखे को वापस ले लिया। बूम बूम, 2 तरह की ताकतें टकराईं और दक्ष मुस्कुराया। मर जाओ, दक्ष ने कहा। वो अचानक गायब हो गया और उस योद्धा के सामने फिर से प्रकट हुआ, जिसके पास पंख वाला पंखा था। अब उसके पास दक्ष के हमले को रोकने का समय नहीं था। दक्ष की राक्षसी मुट्ठी ने उसके चेहरे पर सीधा मुक्का मारा, जिससे उसका सिर फट गया और वो तुरंत मर गया। आखिरी व्यक्ति ने दक्ष को देखा और हाथ हिलाते हुए कहा, नहीं, कृपया मर जाओ, दक्ष ने फिर से उसकी ओर मुक्का मारते हुए कहा। वो व्यक्ति भी फट गया और दक्ष ही बचा हुआ आखिरी व्यक्ति था। हसिका बिल्कुल भी चिंतित नहीं दिख रही थी, बल्कि उसकी मुस्कान और भी बड़ी होती जा रही थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि वो उन सभी को मार सकता है। दक्ष आसमान से उतरा और जमीन पर उतरा। वो पहले की तुलना में अब कम राक्षस जैसा दिख रहा था। दुर्भाग्य से मेरा राक्षसी इरादा अभी भी पर्याप्त मजबूत नहीं है। मेरी राक्षसी गूढ़ ऊर्जाएं बहुत कमजोर है। मैं 9 पाताल लोकों के राक्षसी गीत का भी ठीक से उपयोग नहीं कर सकता, अन्यथा वे तुरंत गुलाम बन जाते। दक्ष ने सोचा, अब मैं शुद्ध दानव शक्ति, राक्षसी कौशल और क्षेत्र शक्ति पर भरोसा करके 4थे स्वर्गीय स्तर के योद्धाओं को एक ही वार में मार सकता हूं, लेकिन यह अभी भी पर्याप्त नहीं है। दक्ष ने सोचा। उसने अपना सिर उठाया और 6वें राजकुमार की ओर देखा। तुम्हें उनके मरने से कोई ऐतराज नहीं है ना? दक्ष ने मजाक किया। 6वां राजकुमार बेफिक्र दिख रहा था। दक्ष को यकीन था कि 6वें राजकुमार के पास अपने भरोसे का एक कारण था। भले ही वो केवल 4थे स्वर्गीय स्तर तक ही पहुंचा था, लेकिन वो शायद उन सभी में सबसे मजबूत था। हालांकि वो दक्ष के खिलाफ लड़ने में दिलचस्पी नहीं दिखा रहा था। वे मेरे दोस्त थे, लेकिन तुम मेरे साथी शिष्य के प्रेमी हो। मैं तुम्हें मौत से लड़ते हुए नहीं देखना चाहता था, लेकिन चूंकि यह पहले ही हो चुका है, इसलिए मैं केवल उनके लिए दया ही कर सकता हूं। 6वें राजकुमार ने शांति से कहा। कोई हवा में उठकर 6वें राजकुमार के सामने आया और कहा, महामहिम, वहां और भी लोग हैं, हम बस उन्हें जाने दो। 6वें राजकुमार ने उदासीनता से कहा। उस व्यक्ति ने सिर हिलाया और फिर चला गया। दक्ष ने 6वें राजकुमार की तरफ देखा। वो क्रूरता से मुस्कुरा रहा था। उस आदमी ने शायद उन लोगों से छुटकारा पाने के लिए दक्ष का इस्तेमाल किया था। धमाका, एक भयानक ऊर्जा प्रकट हुई। अधीश, किसी ने चिल्लाते हुए कहा। उर्जीत ने जमीन पर पड़े अधीश के शरीर को देखा और उसका चेहरा मौत जैसा पीला पड़ गया। मेरा बेटा, किसी और ने कहा। वहां कुछ और लोग आए और उन लोगों के चेहरे लाल हो गए। 6वें राजकुमार ने सभी कुलीन लोगों के लिए एक भोज का आयोजन किया था। जो लोग अभी अभी आए थे, वे उनके परिवार के सदस्य थे, और अपने बेटों को जमीन पर मरा हुआ देखकर वे क्रोधित हो गए। हर जगह लाशें पड़ी थीं। महामहिम, किसी ने कहा। वे सभी क्रोधित होकर 6वें राजकुमार को घूरने लगे। उन्होंने हसिका के प्रेमी पर हमला किया था और उसने उन सभी को मार डाला। मैं इसे रोकने के लिए कुछ नहीं कर सका। 6वें राजकुमार ने सम्मानपूर्वक उनके सामने झुकते हुए कहा। वो कुछ नहीं कर सका। दक्ष ने इतने सारे लोगों को मार डाला था, लेकिन 6वें राजकुमार को बिल्कुल परवाह नहीं थी। पाखंडी, उन्होंने सोचा। वे सभी लोग जानते थे कि वह पाखंडी है। उन्होंने अक्षांश के बारे में पहले भी सुना था। 6वें राजकुमार ने स्पष्ट रूप से अक्षांश को मारने के लिए उन लोगों का इस्तेमाल किया था, लेकिन अंत में अक्षांश ने उन्हें मार डाला था, इसलिए वे 6वें राजकुमार पर गुस्सा नहीं हो सकते थे।
सभी ने दक्ष को ठंडे दिमाग से देखा। हैरानी की बात यह थी कि वह पहले स्वर्गीय स्तर का योद्धा था। आश्चर्य की बात नहीं है कि हसिका ने एक अविश्वसनीय रूप से असाधारण युवक को चुना था। क्या तुमने उन्हें मार डाला? उर्जित ने पूछा। अधीश ने मुझे मौत की लड़ाई के लिए चुनौती दी थी, आप पहले से ही जानते थे। दक्ष ने कहा। हसिका दक्ष के पास उड़ी, उसकी बांह पकड़ी और कहा, मैंने सब कुछ देखा। वे मेरे प्रेमी को मारना चाहते थे, लेकिन जब उन्होंने उस पर हमला किया तो उसने खुद का बचाव किया और उन सभी को मार डाला। वे हार गए, इसलिए आप कुछ नहीं कर सकते, और यदि आप उसके खिलाफ कुछ भी करने की कोशिश करते हैं तो मैं गारंटी देती हूं कि इसके परिणाम बुरे होंगे। अंसारी परिवार के अलावा वहां कई अन्य शक्तिशाली समूह थे। अगर स्नो क्वीन क्रोधित होती तो वह वास्तव में उन्हें नष्ट कर सकती थी, यहां तक कि बर्फ सम्राट भी उसे रोक नहीं सकता था अगर वो क्रोधित हो जाती। लेकिन अगर उन्होंने दक्ष को नहीं मारा होता तो उनकी संतानें व्यर्थ ही मर जाती। महामहिम, अधीश आपके प्रति अच्छा था और अंसारी परिवार आपके प्रति अच्छा रहा है। अधीश अब मर चुका है, क्या वो व्यर्थ ही मरा? उर्जित ने कहा। उसका चेहरा पड़ा गया था। हसिका प्रभावित नहीं दिखी, उसमें उनके प्रति कोई दया नहीं थी। अधीश ने दक्ष को चुनौती दी और मेरी मां ने युद्ध स्वीकार कर लिया। अगर अधीश ने दक्ष को मार दिया होता तो मैं कुछ नहीं कहती, लेकिन वह जीत गया और अधीश को मार डाला। तुम्हें युद्ध के परिणाम का सम्मान करना चाहिए और उसे स्वीकार करना चाहिए, जैसा कि मैंने किया है। अगर तुम्हारे पास युद्ध के बारे में चर्चा करने के लिए कुछ बचा है तो जाओ और मेरी मां को खोजो। हसिका ने गुस्से में कहा। हसिका ने फिर दक्ष को खींच लिया और हवा में ऊपर उठकर वहां से चली गई। बेशक वे इसके बाद दक्ष को छोड़ने वाले नहीं थे। हसिका दक्ष को वापस अपने महल में ले आई और वे दोनों जोर से हंसने लगे। मेरे प्यार, तुम अद्भुत हो, हसिका ने मुस्कुराते हुए कहा। मेरे प्यार, क्या तुम मुझे उत्तेजित करना बंद कर सकती हो? दक्ष ने कहा। वो पहले से ही उसके साथ प्यार करना चाहता था। अगर वो पूरी जिंदगी उसके साथ रहा तो क्या वो वास्तव में विकृत नहीं हो जाएगा? हर समय आपको उत्तेजित करना मेरे लिए सम्मान की बात है। हसिका ने दक्ष के शरीर को सहलाते हुए कहा। हमें उन सभी समस्याओं के बारे में क्या करना चाहिए? दक्ष ने मुस्कुराते हुए और अपनी इच्छा को भूलते हुए पूछा। हसिका ने कहा, हम समस्या से दूर जाकर उसे टाल सकते हैं। हम इस समस्या से दूर जाकर इसे टाल सकते हैं, दक्ष ने कहा। दक्ष अवाक रह गया। क्या उन्हें मंदिर में नहीं जाना चाहिए था? ठीक है, तुमने वो कर लिया जो तुम्हें करना था, बस मेरी बात सुनो। हसिका ने मुस्कुराते हुए कहा। मुझे आश्चर्य है कि छठवें राजकुमार ने ऐसा क्यों किया। दक्ष ने कहा। वे सभी लोग साजिश रचने की उम्मीद कर रहे थे, ठीक वैसे ही जैसे अतीत में शिवेश ने किया था। दक्ष को लगने लगा था कि छठवां राजकुमार चाहता था कि वे लोग दक्ष को मार दें, लेकिन अंत में ऐसा नहीं हुआ। मेरे साथी शिष्य को इस बात की परवाह नहीं है कि अजनबी उसके बारे में क्या सोचते हैं, उसे भी उन लोगों की परवाह नहीं है, उसे तो बस ताकत की परवाह है। उसका लक्ष्य सम्राट और फिर महान सम्राट बनना है, इसलिए उससे पहले उसे मंदिर से सबसे कीमती खजाने हासिल करने होंगे। उसे लगता है कि मैं ही उसका सबसे बड़ा खतरा हूं, इसलिए उसका लक्ष्य स्नो मंदिर है। हसिका ने कहा। तो आखिर में वह आपसे और मुझसे लड़ना चाहता है? दक्ष ने कहा। वास्तव में कुछ अन्य लोग भी वहां जाएंगे। हसिका ने कहा। लेकिन छठवें राजकुमार को उन अन्य लोगों के बारे में चिंतित नहीं होना चाहिए। आज मैं तुम्हें उन सभी लोगों को मारने दूंगी ताकि दुष्ट महिला तुम्हें स्वीकार कर ले। हसिका ने मुस्कुराते हुए कहा। अगर स्नो क्वीन ने दक्ष को स्वीकार कर लिया होता तो वह नहीं मरता। क्या स्नो क्वीन मुझे स्वीकार करेगी? दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा। साधना की दुनिया रणनीतियों और नियमों से भरी हुई थी। भले ही हसिका स्नो क्वीन से नफरत करती थी, फिर भी वह अपने नियमों से खेलती थी। अगर मैं उन्हें मारने नहीं गया होता तो कुछ लोग मुझे मारने आते? दक्ष ने पूछा। बेशक, अधीश एक अच्छा उदाहरण है। मंदिर में जाने से पहले स्नो क्वीन ने आपको जाने नहीं दिया होता, लेकिन जब से आपने अपनी ताकत साबित की है वो अब हमें परेशान नहीं करेगी। हसिका ने एक मोहक फुसफुसाहट में कहा। उसका चेहरा दक्ष के करीब था, उसके होंठ दक्ष के होठों से भी सटे हुए थे। मेरे प्यार, मुझे अपनी बाहों में ले लो और अंदर चलो। हसिका ने कहा। दक्ष खुद को नियंत्रित नहीं कर सका, उसने तुरंत उसे अपनी बाहों में ले लिया और उसे लेकर कमरे में चला गया। कुछ ही देर बाद उसकी कराहें बाहर से सुनी जा सकती थीं। उस रात दो काले छायाचित्र हसिका के महल की ओर उड़े। जब वे हसिका के महल के सामने पहुंचे और उसमें प्रवेश किया तो वहां कोई नहीं था। दक्ष और हसिका गायब हो गए थे। 10 दिन बाद आइस माउंटेन साम्राज्य नामक एक और साम्राज्य था जो स्नो साम्राज्य से बहुत दूर था। यह एक मध्यम स्तर का साम्राज्य था जिसमें सब कुछ बर्फ से ढका हुआ था। पूरा साम्राज्य एक हिमखंड था। देश के बिल्कुल उत्तरी भाग में एक ग्लेशियर था जहां आमतौर पर कोई नहीं रहता था। वहां एक छोटी सी पर्वत श्रृंखला थी जिसमें वीरान पत्थर थे। दो लोग वहां रह रहे थे, बर्फ को बिस्तर की तरह इस्तेमाल कर रहे थे और प्यार कर रहे थे। बहुत समय बीतने के बाद भी वे दोनों बर्फ पर मूर्तियों की तरह लेटे हुए थे। वे दोनों एक दूसरे की बाहों में थे। मुझे लगता है कि मैं तुमसे प्यार करने लगी हूं, हसिका ने कहा। दक्ष ने उसकी तरफ देखा और आह भरी।
उसे इस बात की चिंता नहीं थी कि हसिका उससे प्यार करने लगेगी, उसे चिंता थी क्योंकि वो उसके लिए पूरी तरह से पागल था। तो फिर हमेशा मेरे साथ रहो, दक्ष ने कहा। मैं नहीं कर सकती, मुझे अपना रास्ता खुद ही तय करना है। मेरे प्रिय, तुम्हें समझना चाहिए, तुम भी वही हो। इसके अलावा मैं इच्छा साधना में माहिर हूं। हसिका ने हंसते हुए कहा। दक्ष के पास कई महिलाएं थीं, शिवांगी, एक खूबसूरत दिव्य लड़की, अनिशा। कौन सा रास्ता? दक्ष ने आह भरते हुए पूछा। क्या तुम्हें डर है कि मैं दूसरे लोगों के साथ इच्छा साधना का अभ्यास करूंगी? हसिका ने दक्ष से पूछा और उसे देखकर मुस्कुराई। मेरे प्यार, अगर मैं इच्छा साधना का अभ्यास करने का फैसला करती हूँ तो आप कैसे प्रतिक्रिया देंगे? हसिका ने दक्ष से पूछा। दक्ष कांप उठा, जल्दी से घूमा और उसके ऊपर कूद गया। अगर तुम ऐसा करोगी तो मैं तुम्हारे जानने वाले हर आदमी को मार दूंगा, दक्ष ने कहा। उसकी आंखों में हत्या की भावना भरी हुई थी। हसिका कांप उठी। क्या वो हर उस आदमी को मार देगा जिसे वो जानती थी? उसने दक्ष को अपनी बाहों में भर लिया और उसकी पीठ को सहलाते हुए कहा, मेरे साथ फिर से प्यार करो। उससे प्यार करने के बाद दक्ष ने कहा, मैं तुम्हें कुछ दिखाऊंगा। ठीक है, हसिका ने सिर हिलाते हुए कहा। दक्ष ने एक कांस्य दर्पण निकाला और कहा, इसे इस्तेमाल करके देखो। यह क्या है? हसिका ने पूछा। वो संदेहास्पद लग रही थी। वो एक पुराना दर्पण था, लेकिन साधारण दिख रहा था। कोशिश करो और इसे सक्रिय करो, दक्ष ने कहा। उसे भी नहीं पता था कि यह क्या है। उसने अंदर कुछ देखा था, लेकिन यह नहीं पता था कि यह उसे अतीत दिखा रहा था या भविष्य। यदि हसिका ने ऐसा प्रयास किया तो शायद वो कुछ सीख सकेगा। हसिका ने दर्पण लिया और ऊर्जा छोड़ी, लेकिन कुछ नहीं हुआ। मेरा इंतजार करो, दक्ष ने अपने शरीर के अंदर दिव्य पुस्तक मार्शल स्पिरिट से परामर्श किया और एक पृष्ठ जारी किया। ये राक्षसी क्षेत्र वाला पृष्ठ था। राक्षसी बोधि वृक्ष, हसिका ने कहा। हसिका ने जब राक्षसी क्षेत्र का निरीक्षण किया तो वो आश्चर्यचकित रह गई। राक्षसी बोधि वृक्ष वाला वो स्थान कौन सा था? 4 ऋतुओं वाला प्राचीन वृक्ष, हसिका ने कहा। हसिका की आंखें चमक उठी। वो मुस्कुराई और बोली, मेरे प्यार, तुम्हारे पास बहुत सारे रहस्य हैं। आईने को देखो, दक्ष ने कहा। दक्ष ने हसिका को राक्षसी क्षेत्र में लाया और उसके सामने आईना रख दिया। एक पल में आईने से एक ऊर्जा उभरी और दक्ष और हसिका के सामने कुछ दिखाई दिया। वे दोनों कांप उठे। वो छवि एक महिला की थी। वो बर्फ की देवी जैसी दिख रही थी। मैं भविष्य में हूँ, हसिका ने कांपते हुए कहा। क्या वो बर्फ की महारानी बनने जा रही थी? भविष्यवक्ता ने तुमसे कहा था कि तुम्हें यह तय करना होगा कि तुम अपने जीवन में क्या करना चाहती हो, दक्ष ने कहा। उसे खुशी महसूस हुई। अगर हसिका ने इच्छा साधना का अभ्यास नहीं किया होता तो वो बर्फ की देवी बन जाती। मेरे प्यार, क्या तुम मुझसे प्यार करने लगे हो? हसिका ने मुस्कुराते हुए कहा। उसे ये दिखाने के पीछे उसकी प्रेरणा पर संदेह था। आप क्या सोचती हैं? दक्ष ने कहा। हसिका ने उसे अपनी बाहों में भर लिया और मुस्कुराई। उसने कहा, अगर तुम मेरे जानने वाले सभी पुरुषों को मार दोगे तो इस जीवन काल में मेरे पास केवल एक ही पुरुष होगा, भले ही वो केवल 100 दिनों के लिए ही क्यों ना हो। और क्या तुम मुझे अपना भविष्य दिखा सकते हो, मेरे प्यार? हसिका ने कहा। दक्ष ने सिर हिलाया और खुद को आईने के सामने खड़ा कर लिया। हसिका के सामने एक भयानक दानव प्रकट हुआ। वो एक तलवार पकड़े हुए था और तिरस्कारपूर्ण तरीके से आकाश की ओर देख रहा था। अगर यह वास्तव में हमारा भविष्य है तो आप एक राक्षस देवता बन जाएंगे और मैं एक बर्फ देवी बन जाऊंगी, तब क्या होगा? हसिका ने मुस्कुराते हुए पूछा। दक्ष ने हंसते हुए कहा, मैं तुम्हारे साथ बेरहमी से प्यार करूंगा। हसिका ने भी जवाब में हंसी उड़ाई। मेरे प्यारे, इसे दूर रख दो। हमारे पास केवल 20 दिन है, इसलिए हम कोई समय बर्बाद नहीं कर सकते, हसिका ने दक्ष से कहा। दक्ष ने सिर हिलाया और सब कुछ दूर रख दिया। सम्राटों की बैठक तक 30 दिन और थे और दक्ष को नहीं पता था कि विंध्याचल प्रांत में क्या हो रहा था। और शिवांगी और अनिशा के बारे में क्या? दक्ष शिवांगी के बारे में चिंतित नहीं था। वह आकाश नगर में साधना का अभ्यास करती रहेगी। निशांत भी जानता था कि दक्ष ठीक है, इसलिए वो शिवांगी को बताएगा। हालांकि दक्ष अनिशा के बारे में चिंतित था। क्या उसने निर्दयता साधना का अभ्यास जारी रखने का विकल्प चुना था? क्या उसने धीवर परिवार और क्षितिज दिव्य महल के लोगों को मारने का फैसला किया था? वो शायद इसके लिए पर्याप्त मजबूत नहीं थी। नोट: आइस एंड स्नो माउंटेन साम्राज्य, आइस माउंटेन साम्राज्य और स्नो साम्राज्य ये सभी अलग अलग साम्राज्य है, इसलिए कृपया इसमें कंफ्यूज ना हो। CH 1143 सरोजा। दक्ष शिवांगी के बारे में चिंतित नहीं था। वह आकाश नगर में साधना का अभ्यास करती रहेगी। निशांत भी जानता था कि दक्ष ठीक है, इसलिए वो शिवांगी को बताएगा। हालांकि दक्ष अनिशा के बारे में चिंतित था। क्या उसने निर्दयता साधना का अभ्यास जारी रखने का विकल्प चुना था? क्या उसने धीवर परिवार और क्षितिज दिव्य महल के लोगों को मारने का फैसला किया था? वो शायद इसके लिए पर्याप्त मजबूत नहीं थी। आइस माउंटेन साम्राज्य, आइस माउंटेन साम्राज्य के शाही शहर में बड़ी सड़कों और छोटी गलियों में असंख्य लोग थे। उनमें एक युवक और एक युवती भी थे जिन्होंने सबका ध्यान आकर्षित किया।
वे ध्यान आकर्षित कर रहे थे क्योंकि उनकी ऊर्जा अविश्वसनीय थी। युवक एक राक्षस की तरह दिख रहा था, उसकी आंखें काली थीं और लोग नहीं देख सकते थे कि वह कितना शक्तिशाली था। वो जिस महिला के साथ था वह आश्चर्यजनक थी। उसका चेहरा सुंदर था, सुंदर लंबे काले बाल, मोहक आंखें, और वह युवक की बांह पकड़े हुए थी। बेशक वे लोग दक्ष और हसिका थे। मंदिर खुलने में सिर्फ 10 दिन बचे थे और उस समय तक वे अपने आखिरी दिन प्यार करने, घूमने फिरने और मौज मस्ती करने में बिता रहे थे। वे काफी आराम और बेफिक्री महसूस कर रहे थे। यह एक मध्यम स्तर का साम्राज्य है, लेकिन यहाँ के आम लोग आइस एंड स्नो माउंटेन साम्राज्य के लोगों से ज्यादा ताकतवर है। दक्ष ने सोचा, लेकिन ये देखकर समझ में आया कि आइस माउंटेन साम्राज्य असीमंत में स्नो साम्राज्य के कितने करीब था। ये देखकर समझ में आया कि आइस माउंटेन साम्राज्य असीमंत में बर्फ और बर्फ के साम्राज्य के कितने करीब था। दक्ष ने आह भरी, उसे अकेलापन महसूस होने लगा था। उस समय शिवांग क्षेत्र में वो एक महत्वहीन व्यक्ति था और वो उतना मजबूत नहीं था। अब कुछ साल बीत गए और अब वो ऐसी जगह पर चल रहा था जहां लोग शिवांग क्षेत्र के लोगों से भी ज्यादा ताकतवर थे और फिर भी वे उससे बचते थे। बेशक दक्ष अपनी ताकत से संतुष्ट नहीं था। 9 द्वीपों का महाद्वीप बहुत बड़ा था और शायद पवित्र शहर में उसे अभी भी कोई नहीं माना जाता। मेरे प्यार, हमारे पास अभी 10 दिन और है। जब हम साथ नहीं होंगे तो क्या तुम्हें मेरी याद नहीं आएगी? हसिका ने दक्ष की ओर मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारा क्या हाल है? तुम छोटी शैतान हो? दक्ष ने कहा। हसिका ने खिलखिलाकर कहा, सौभाग्य से उस दिन आपने उन सभी लोगों का ख्याल रखा, अन्यथा स्नो क्वीन हमें इस तरह स्वतंत्र रूप से यात्रा नहीं करने देती। स्नो क्वीन का असली उद्देश्य क्या है? दक्ष ने पूछा। मुझे भी नहीं पता, शायद वो मंदिर के गुप्त खजाने चाहती है। आखिरकार वो खुद कभी अंदर नहीं गई है। हसिका ने कहा। स्नो क्वीन कभी अंदर नहीं गई? दक्ष ने कहा। स्नो क्वीन के पास एक साधना सम्राट की ताकत थी। भले ही वो पहले मंदिर में नहीं जा सकती थी, लेकिन अब जब वो एक सम्राट थी तो वो क्यों नहीं जा सकती थी? इसका संबंध महाद्वीप के रहस्यों से हो सकता है। असीमंत प्राचीन काल से ही अस्तित्व में है। 9 मंदिर 9 साम्राज्यों के प्रतीक है। ऐसे रहस्यमय और शक्तिशाली स्थानों पर पालन करने के लिए विशिष्ट नियम होने चाहिए, ऐसे नियम जो सम्राटों को भी वहां जाने से रोकते हैं। हसिका ने कहा, शायद ये फॉर्चून सिटी जैसा है। दक्ष ने सोचा, यहां तक कि सम्राट और महान सम्राट भी उस जगह के नियमों का उल्लंघन नहीं कर सकते। पवित्र शहर, दक्ष फुसफुसाया। सब कुछ पवित्र शहर की ओर इशारा कर रहा था। शायद अगर वो वहां गया तो उसे कुछ अविश्वसनीय रहस्य पता चलेंगे। बूम 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 बूम, जमीन हिली जिससे शांतिपूर्ण सन्नाटा टूट गया। कवच पहने योद्धा बर्फ के शेर पर सवार होकर आए और लोग उन्हें जाने देने के लिए एक तरफ हट गए। दक्ष और हसिका भी वापस चले गए। हालांकि हसिका और दक्ष को अधीनता पसंद नहीं थी, लेकिन हर जगह के अपने नियम थे। शेर दक्ष के पास से गुजरा। वो बहुत ही शानदार दिख रहा था। उस व्यक्ति की सामाजिक स्थिति शायद अविश्वसनीय थी। कितनी खूबसूरत महिला है, एक ऊंची आवाज ने कहा। शेर पर बैठे योद्धा ने अपना हाथ हसिका की ओर बढ़ाया। दक्ष ने भौहें सिकोड़ी, हवा में गड़गड़ाहट की आवाजें फैली, फिर शेर और योद्धा उड़ गए। दक्ष के लिए आकाशीय स्तर का योद्धा बहुत कमजोर था। शेर पर सवार एक और योद्धा दक्ष के पास भागा। उसने अपने दोस्त की तरफ देखा जिसे दक्ष ने अभी अभी मारा था, लेकिन फिर वे चले गए क्योंकि उन्हें पता था कि दक्ष उनसे ज्यादा ताकतवर है। वे सिर्फ अपने दोस्त को ज्यादा सावधान न रहने के लिए दोषी ठहरा सकते थे। कुछ समय बीत गया और अपने शेरों पर सवार योद्धा गायब हो गए। पफ, आप बहादुर हैं, आपने आइसलैंड नाइटेज के सदस्यों पर हमला करने का साहस किया। आकाशीय स्तर के एक बूढ़े योद्धा ने दक्ष की ओर चलते हुए और अपना सिर हिलाते हुए कहा। क्या वे इतने शक्तिशाली हैं? हसिका ने हंसते हुए कहा। अगर उसका प्रेमी क्रोधित हो जाए तो वो मध्यम स्तर के साम्राज्य में बहुत परेशानी पैदा कर सकता है। तुम उन्हें नहीं जानते, वे शूरवीर हैं। शाही परिवार के अलावा आइस माउंटेन साम्राज्य में कोई भी उन्हें अपमानित करने की हिम्मत नहीं करता। सिद्दीकी परिवार, जो साम्राज्य के सबसे प्रतिष्ठित कुलों में से एक है, ने जनरल पुष्यंत के परिवार को अपमानित किया और वे शायद इसके कारण नष्ट हो जाएंगे। बूढ़े व्यक्ति ने अपना सिर हिलाते हुए कहा। यदि शूरवीर सिद्दीकी परिवार को नहीं छोड़ने वाले थे तो दक्ष और हसिका भी मुश्किल में थे। चूंकि पुष्यंत परिवार इतना भयानक है तो सिद्दीकी परिवार ने उन्हें क्यों नाराज किया? हसिका ने पूछा, जैसे कि उसके पास करने के लिए कुछ नहीं था और वो बातचीत करना चाहती थी। महिलाओं की वजह से महिलाएं हमेशा आपदा का स्रोत होती है। युवा जनरल पुष्यंत और सिद्दीकी परिवार के दूसरे राजकुमार को एक ही लड़की पसंद थी, लेकिन ऐसा लगता है कि दूसरे राजकुमार और उस लड़की के बीच पहले से ही लंबे समय से रिश्ता है। इसलिए सिद्दीकी परिवार के दूसरे राजकुमार ने पुष्यंत परिवार को नाराज कर दिया। युवा जनरल पुष्यंत ने सिद्दीकी परिवार से निपटने के लिए आइसलैंड नाइटेज को भी भेजा। बूढ़े व्यक्ति ने अपना सिर हिलाते हुए कहा। वो सोच रहा था कि यह अफसोस की बात है क्योंकि सिद्दीकी परिवार का दूसरा राजकुमार युवा जनरल पुष्यंत से ज्यादा उत्कृष्ट था। वो लड़की वाकई बहुत खूबसूरत होगी। हसिका ने मुस्कुराते हुए दक्ष की तरफ आंख मारते हुए कहा।
हालांकि दक्ष अवाक रह गया। बहुत कम लड़कियां हसिका जितनी खूबसूरत हो सकती हैं। बूढ़े आदमी ने कहा, मिस सरोजा वास्तव में बेहद खूबसूरत है, लेकिन वो अभी भी आपकी तरह खूबसूरत होने से बहुत दूर है। मिस्टर, आपने लड़की का नाम क्या बताया? दक्ष ने तुरंत पूछा। सरोजा, बूढ़े व्यक्ति ने कहा। सरोजा, दक्ष फुसफुसाया। दक्ष को तुरंत सरोजा का ख्याल आया, जिसे उसने इतने सालों से नहीं देखा था। क्या यह वही लड़की थी, या उसका नाम भी वही था? बहुत बहुत धन्यवाद मिस्टर, अब हम जा रहे हैं, दक्ष ने हसिका को खींचते हुए कहा। तेज हवा चलने लगी, बूढ़े आदमी के कपड़े हवा में लहराने लगे। फिर उसने देखा कि वे दो छायाएं क्षितिज में उड़ गईं। फ्यू, बूढ़े आदमी ने गहरी सांस ली और व्यंग्यात्मक ढंग से मुस्कुराया। उसने कहा, लगता है मैं बहुत बूढ़ा और बहुत कमजोर हो गया हूं। बहुत जल्दी दक्ष और हसिका ने आइस लायंस को पकड़ लिया। मेरे प्यार, क्या यह आपकी कोई और गर्लफ्रेंड है? हसिका ने गुस्से से पूछा। मेरे सबसे अच्छे दोस्तों में से एक, हम एक ही संप्रदाय से हैं, जो तब नष्ट हो गया जब मैं छोटा था, दक्ष ने उत्तर दिया। हम, हसिका ने ठंडी आवाज में कराहते हुए कहा। दक्ष ने उसे खुश करने की कोशिश किए बिना बस मुस्कुरा दिया। आप अभी भी मुस्कुरा रहे हैं, हसिका ने कहा। तुम्हारा ईर्ष्या करना अच्छी बात है, मैं खुश हूं, दक्ष ने मजाक उड़ाते हुए कहा। बर्फीले शेरों के शूरवीरों ने बहुत जल्दी काम किया। 2 घंटे में वे कुछ सरकारी इमारतों के सामने पहुंच गए और मुख्य प्रवेश द्वार पार कर गए। सिद्दीकी परिवार शाही शहर के बीचों बीच था। वे एक मजबूत और शक्तिशाली परिवार थे, लेकिन उनकी तुलना पुष्यंत परिवार से नहीं की जा सकती थी। बहुत से लोग दूर तक देखते रहे। हसिका और दक्ष हवा में उठे और सिद्दीकी परिवार से 1000 मीटर दूर एक टावर पर उतरे। अगर यह सरोजा नहीं होती जिसे वह जानता था, तो दक्ष इसमें शामिल नहीं होता। शूरवीर किसी चीज का इंतजार कर रहे थे। दूर से एक बर्फ के पंखों वाला हिमसिंह आया, जो बर्फ के शेरों के राजा जैसा दिख रहा था। उसकी पीठ पर एक युवक और 2 बूढ़े आदमी बैठे थे, जो शायद उसके रक्षक थे। हर कोई उसे जानता था, पुष्यंत। सुवित मुसीबत में है। वो दरअसल उस लड़की के करीब आ गया है, जिसे पुष्यंत पसंद करता है, इसलिए वह मरने वाला है। कई लोगों ने सोचा। शेर पर सवार युवक ने कहा, दरवाजा खोलो। फिर शेर ने सिद्दीकी परिवार के द्वार को कुचल दिया। इसी समय सिद्दीकी परिवार की इमारतों से कुछ लोग बाहर निकले। कुछ बूढ़े लोग थे, जो डरे हुए लग रहे थे। सामने जंजीरों में बंधे 2 लोग थे। हालांकि जब दक्ष ने जंजीर से बंधी लड़की को देखा, तो उसकी आंखों में ठंडी रोशनी दिखाई दी। सरोजा, दक्ष ने कहा। दक्ष कांप उठा। वो सरोजा थी, उसकी पुरानी दोस्त। वो शुद्ध और दयालु लग रही थी, लेकिन इस समय उसका चेहरा पीला था और वो जंजीरों में जकड़ी हुई थी। क्या ये सचमुच आपकी दोस्त है? हसिका ने पूछा। हाँ, दक्ष ने सिर हिलाते हुए कहा। वो उसकी पहली सच्ची दोस्त थी। वो सरोजा और आदि से तब मिला था जब वे यात्रा कर रहे थे, लेकिन अब वो सोच रहा था कि आदि कैसा कर रहा है। मैं इस स्थिति को हल करने जा रहा हूं, दक्ष ने कहा। उसकी छवि झिलमिलाकर गायब हो गई। सिद्दीकी परिवार के सदस्य काम रहे थे, क्योंकि पुष्यंत अपने शेर, एक स्तर 3 स्वर्गीय जानवर के साथ आया था। युवा जनरल पुष्यंत, सुवित ने आपको नाराज किया है, कृपया हमें माफ कर दे, हम कुछ भी करने को तैयार हैं। बूढ़े आदमी ने कहा। ये सुवित के परदादा और सिद्दीकी परिवार के नेता थे। नीचे जाओ, पुष्यंत ने भीड़ के सामने उतरते हुए अपने शेर से चिल्लाते हुए कहा। उसने सुवित को घूरते हुए ठंडे स्वर में कहा, मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुम्हें मार डालूंगा। तुम क्या चाहते हो, अपनी जान या लड़की? पुष्यंत, तुम नारंग परिवार के चौथे यंग मास्टर हो, लेकिन तुम सबसे कमजोर भी हो। तुम सिर्फ चौथे आकाशीय स्तर तक ही पहुंच पाए हो, इसलिए तुम सिर्फ एक बेकार चीज हो, सुवित ने कहा। हालांकि वो जंजीरों में जकड़ा हुआ था, फिर भी उसने पुष्यंत का तिरस्कार किया। ठीक है, बहुत अच्छा, पुष्यंत ने कहा। पुष्यंत ने सरोजा को देखा और कहा, मैं तुम्हारे सामने लड़की को अपमानित करूंगा, और फिर हम देखेंगे कि तुम भौंकना जारी रखते हो या नहीं। फिर पुष्यंत सरोजा के पास गया और दुष्टता से मुस्कुराया। उसने कहा, यदि आप मेरी प्रेमिका नहीं बनना चाहती हैं, तो मुझे परवाह नहीं है, मैं अभी भी कुछ शारीरिक सुखों का आनंद ले सकता हूं। तुम गंदे जानवर हो, उसे छोड़ दो, सुवित ने गुस्से से कहा, लेकिन पुष्यंत को इसकी परवाह नहीं थी। दादाजी, आप माँ और पिताजी के बारे में स्थिति जानते हैं, लेकिन तो क्या, भले ही मैंने नारंग परिवार को नाराज किया हो, लेकिन आप इतने क्रूर नहीं हो सकते। सरोजा ने हमारे साथ कुछ नहीं किया है, उसे जाने दो, सुवित ने सिद्दीकी परिवार के नेता से कहा। चुप रहो, त्यागराज सिद्दीकी ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा। जब उनके परिवार की किस्मत दांव पर लगी थी, तो उसे किसी लड़की की परवाह नहीं थी। हे, पुष्यंत ने उदासीनता से मुस्कुराते हुए त्यागराज सिद्दीकी से कहा, आप मुझे वो करने से नहीं रोकेंगे जो मैं करना चाहता हूं, है ना? मैं आपकी सेवा में हूं, यंग मास्टर, त्यागराज सिद्दीकी ने आदरपूर्वक कहा। ठीक है, अगर मैं तुम्हें खुद उसके कपड़े उतारने के लिए कहूं तो क्या होगा? पुष्यंत ने दुष्टता से कहा। त्यागराज सिद्दीकी आश्चर्यचकित था और भयभीत दिख रहा था। पुष्यंत बूढ़े आदमी की प्रतिष्ठा को धूमिल करना चाहता था।
त्यागराज सिद्दीकी ने कहा, मैं वही करूंगा जो आप चाहते हैं। उसे परिवार की ओर से काम करना था, तो तुम किसका इंतजार कर रहे हो? अभी शुरू करो। पुष्यंत ने दुष्टता से कहा। त्यागराज सिद्दीकी भयभीत होकर सरोजा की ओर बढ़ रहा था। त्यागराज सिद्दीकी, तुम गंदे जानवर हो, सुवित ने कहा। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। उसने सरोजा की तरफ देखा, उसका चेहरा मौत की तरह पीला पड़ गया था। सरोजा, मुझे बहुत खेद है, सुवित ने कहा। मैं बदकिस्मत थी, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, सरोजा ने रोते हुए कहा। उसने अपना सिर हिलाया और त्यागराज सिद्दीकी को देखा, जो उसके पास आ रहा था। फिर उसने अपनी आंखें बंद कर ली। आश्चर्यजनक रूप से उसने ब्लैकविंड माउंटेन में किसी के बारे में सोचा, तलवार के साथ एक सुंदर युवक। त्यागराज सिद्दीकी ने अपने हाथ बढ़ाकर सरोजा के शरीर पर रख दिए। रुको, किसी ने कहा। त्यागराज सिद्दीकी रुक गया और भीड़ ने देखा कि एक युवक उनके सामने उतरा। सरोजा आश्चर्यचकित थी। उसने अपनी आंखें खोली और उस मुस्कान को देखा जो उसे याद थी। उसके गालों पर आंसू बहने लगे। उसने कभी नहीं सोचा था कि वह उसे असीमंत प्रांत में फिर से देख पाएगी। वह अलग, मजबूत और ज्यादा जीवंत दिखता है, सरोजा ने सोचा। उसे नहीं पता था कि उसमें क्या अलग था। उसने सोचा कि वो सुवित से प्यार कर सकती है, लेकिन असल में वो दक्ष को कभी नहीं भूली थी। भले ही वो कभी उसके करीब नहीं आए, लेकिन वो जानती थी कि वो उसे कभी नहीं भूल पाएगी। भीड़ आश्चर्यचकित थी। क्या वो आदमी सरोजा को जानता था? त्यागराज सिद्दीकी ने भौहें सिकोड़ते हुए ठंडे स्वर में कहा, महामहिम, अब रुकिए। दक्ष ने अपना सिर उठाया और त्यागराज सिद्दीकी को देखा। उसने कहा, क्या सरोजा सिद्दीकी परिवार की सदस्य है? वो नहीं है, त्यागराज सिद्दीकी ने कहा। मैं तुम्हें एक मौका देता हूं, सरोजा की जंजीर खोलो और घुटने टेककर माफी मांगो, दक्ष ने कहा। त्यागराज सिद्दीकी ने पलक झपकाई। कुछ लोग हंसे। दक्ष हास्यास्पद था। घुटने टेककर माफी मांगो, छोटे लड़के, भले ही तुम पहले स्वर्गीय स्तर तक पहुंच गए हो, लेकिन यह मत सोचो कि तुम लापरवाही से काम कर सकते हो। भाड़ में जाओ, त्यागराज सिद्दीकी ने कहा। नारंग परिवार के साथ उसकी पहले से ही काफी समस्याएं थी, इसलिए उसे अब और कुछ भी निपटने की जरूरत नहीं थी। ऐसा लग रहा था कि नई समस्याएं अप्रत्याशित रूप से सामने आ रही थी। टू बी कंटिन्यू। अब आगे क्या होने वाला है? क्या दक्ष नारंग परिवार के लोगों से सरोजा को बचा पाएगा? आखिर सरोजा आइस माउंटेन साम्राज्य में कैसे पहुंच गई? आपको क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुनते रहिए रिबोन इन मार्शल वर्ल्ड, सिर्फ मेरे चैनल एडिशन पर। और सब्सक्राइब जरूर से करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।